हेलो एवरीवन, नाउ वी आर बैक एंड आज का हमारा चैप्टर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर आईएफओएस के बारे में हम बात करेंगे। सर ये अगर आप देखें तो इनकम पे जितने भी टैक्स लगते हैं उस इनकम पे लगने वाले टैक्सेस को कुछ हेड्स में डिवाइड कर दिया गया था। हाँ सर, कुछ हेड्स में तो आपने सही बोला, डिवाइड कर दिया गया था। अगर माना जाता है कि किसी इंसान ने सैलरी से कोई इनकम की होगी, कहीं एम्प्लॉयड था, एक है मिस्टर चुन्नू और चुन्नू भैया एम्प्लॉयड थे इन्फोसिस में, तो उनको इन्फोसिस से सैलरी मिलती थी। इन्फोसिस से इनको क्या मिलती थी? चुन्नू भैया को इन्फोसिस से सैलरी मिलती थी। तो इन्फोसिस से जो इनको सैलरी मिलती थी वो कहाँ टैक्सेबल कर दी जाती थी? सर वो इनके सैलरी हेड में टैक्सेबल कर दी जाती थी। इनकम टैक्स एक्ट, आप पहले इस बात को समझिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कहना है अगर चुन्नू तुम कमाओगे तो तुम टैक्स जरूर भरोगे, बात खत्म। बेसिक एग्जामिशन लिमिट तो दी हुई है, लेकिन अगर चुन्नू तुम कमाओगे तो टैक्स जरूर भरोगे। तो अगर चुन्नू एम्प्लॉयड था इन्फोसिस में तो उसको सैलरी जो आती थी उसके लिए सैलरी हेड बना दिया। ठीक है, अब तो चुन्नू बेचारा परेशान है कि सैलरी हेड है तो हमें टैक्स भरना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लोग अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देके उससे रेंटल इनकम कमाते हैं, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनको टैक्स मिलता है। तो इन्होंने एक हाउस प्रॉपर्टी हेड बना दिया। याद करिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ऑफ कॉमर्शियल वाली बात नहीं हो रही है कि आपने शॉप दी, बिल्डिंग एंड ऑल दैट, वो तो पीजीबीपी में चला गया। ठीक है सर। और पीजीबीपी में नहीं भी गया, अगर मान लीजिए, चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस था रिटेल आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे, ठीक है, आप सीमेंट का काम करते थे, सीमेंट के व्यापारी थे, इतनी बड़ी आपकी बिल्डिंग थी, इसका पूरा बिल्डिंग आप यूज कर रहे हैं, बट यहाँ का एक शटर, ये एक पोर्शन आप यूज नहीं कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग में ऊपर आपके ऑफिसेज हैं, यहाँ पे आपका गोदाम है और ये आप यूज नहीं करते हैं, ये आप किसी एक पर्सन को यूज करने के लिए दे रहे हैं जिसका नाम है अर्पित। अर्पित इसमें यहाँ पे बैठ के मोबाइल की शॉप चला रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे 3 मिनट बाद। ठीक है सर, 3 मिनट बाद, बट याद रखिएगा क्वेश्चन आपको फ्रेम करके मैंने दे दिया है। अब क्या है सर, हाउस प्रॉपर्टी की बात भी अपने समझ में आ गई। सर ये चुन्नू था ना, ये चुन्नू के पास खेत था बहुत बड़ा, और चुन्नू ने खेत को बेचा, 1 लाख के खेत को 12 लाख में बेच दिया और कैपिटल गेन जनरेट किया। सर तो इस पे भी इनकम टैक्स एक्ट आता, कहता है हमें तो चाहिए टैक्स चाहिए, तो इसके लिए कैपिटल गेन हेड बना दिया, इसको इनकम हेड बना दिया और विभिन्न तरह की इनकम इन हेड्स में टैक्सेबल हो गई। सर सबसे बड़ा हेड, सबसे मजबूत हेड, सबसे जरूरी हेड जिसपे भारत की इकोनॉमी टिकी है वो है सर पीजीबीपी हेड, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप कोई भी व्यापार करते तो उससे होने वाली इनकम को टैक्सेबल करने के लिए उन्होंने सर पीजीबीपी हेड बना दिया। मतलब चुन्नू कहीं से कुछ भी कमा रहा है उसके ऊपर इन हेड्स में टैक्स तो लग ही रहा है। बट अब भाई यही जो चुन्नू है, यही थे रियल एस्टेट का काम करने वाले, पूरा का पूरा घर दे रखा था, सब कुछ कर रखा था, और इन्होंने अपने गोदाम का एक हिस्सा इस अर्पित को दिया था फॉर द पर्पस ऑफ यूज ऑफ मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप चलाता है यहाँ पे अर्पित और इनको देता है रेंट, चुन्नू को रेंट देता है। अब बताइए रेंटल इनकम कहाँ पे जाके टैक्सेबल करेंगे? ये रेंटल इनकम कहाँ पे जाके टैक्सेबल करेंगे सर? हाँ सर, इसको ना आप हाउस प्रॉपर्टी में कर दो। कैसे हम हाउस प्रॉपर्टी में कर दें? हाउस प्रॉपर्टी में तो मैंने बोला था ना रेसिडेंशियल एकोमोडेशन आता है, ये सब नहीं आता, शॉप बिल्डिंग। ओ सर, हाँ सर, ये तो व्यापार करते हैं ना सर, इनको पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दो। अरे हम कैसे पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दें? ये पीजीबीपी में ये बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं सर? बिजनेस तो रियल एस्टेट का कर रहे हैं, सीमेंट बेचने का कर रहे हैं, रियल एस्टेट मटेरियल मतलब बिल्डिंग मटेरियल, सॉरी, सीमेंट बेचने का काम कर रहे हैं, बात खत्म। सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं सर, ये किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे देने का धंधा थोड़ी कर रहे हैं जो इनके हम पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दें। ओ सर, तो ये पीजीबीपी में भी नहीं जा पाएगा ना बाबा ना। तो अब क्या करें सर? अब इनकम टैक्स एक्ट बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको, सर इनकम टैक्स एक्ट के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं इनको थोड़ा सा ना आप ऐसे बनाओ 2 सिंग के साथ, क्योंकि इनको तो रेंट चाहिए, टैक्स चाहिए, इनको टैक्स चाहिए, ये एकदम डेविल हैं। ठीक है, इन डेविल्स को जो टैक्स चाहिए, अब ये सोच रहे टैक्स ले कैसे? सर डेविल को हंसा क्यों रहे हो? ओके सर, डेविल को हंसाओ मत, इनको डेविल को सर टैक्स चाहिए। अब ये टैक्स कहाँ से पाएंगे? इनको टैक्स चाहिए, लेकिन अब ये रेंट पे, इस शॉप वाली रेंट पे कैसे टैक्स लगाएं? तो एक रास्ता निकाल दिया इन लोगों ने, क्या? दैट्स नेम IFOS,
इसका मतलब कोई भी इनकम, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम, कहीं की कोई कमाई जो किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं हो रही है, जो सैलरी से बच गई, हाउस प्रॉपर्टी से बच गई, कैपिटल गेन से बच गई, पीजीबीपी से बच गई, वो सोर्स ऑफ इनकम आपका टैक्सेबल करने के इरादे से इन्होंने एक हेड बोल दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इन चारों से बच गया वो आके यहां फंस जाएगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब आपकी किसी भी इनकम पे इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स लग जाएगा और चुन्नू को टैक्स भरना पड़ जाएगा। यही है आईएफओएस। कहीं से कुछ भी कमाया और अगर इन चारों हेड में वो नहीं आ पाया तो इसको आईएफओएस में लाके गिराया। क्या बोला? कहीं पे कुछ भी कमाया और वो इन चारों हेड में नहीं आ पाया तो उस इनकम को लाके आईएफओएस में हमने गिराया। अब आईएफओएस में जब आ जाएगी तो भाई उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स तो हम उसी इनकम पे भरेंगे ना जिस इनकम पे टैक्स लगता हो। फर्स्ट इट शुड बी लेविड, पहले उस पे लेवी तो आए, तो लेवी लाने के लिए कि हाँ ये टैक्सेबल, इस पे लेवी लाने के लिए इन्होंने आईएफओएस बनाया। तो सिर्फ इसी तरह की इनकम नहीं, इस तरह की जितनी भी इनकम है जिसके लिए कोई प्रॉपर हेड नहीं है, इन चारों हेड में नहीं आती है, वो आईएफओएस में आ जाएंगी। ठीक है सर, आइए यहां तक बात समझ में आई। सर यहां तक बात आपकी समझ में आई कि आईएफओएस है क्यों और है क्या। ठीक है सर, अब आते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 बात करता है राहुल होल्डिंग 28% ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी। बट आइए पहले इसका एक प्रोविजन समझ लेते हैं सर, बड़े प्रेम से प्रोविजन समझेंगे। सर एक सेक्शन होता है 222E। सर ये सेक्शन आपसे बात क्या करता है, आपका ये सेक्शन होता है लोन एंड एडवांसेस। आप अभी कुछ नहीं लिखेंगे, केवल आप देखेंगे, बाद में पॉज करके सब लिखेंगे। बाई क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, लोन एंड एडवांसेस बाई क्लोजली हेल्ड कंपनी। सर मतलब तो ये है कि इट मींस, अगर आप समझें कि यहां पे कोई पर्सन है, सर पर्सन बना रहे हो, हाँ ये देखो ये एक शेयर होल्डर है, समझो ये क्या है, ये एक शेयर होल्डर है। चलो सर ठीक है, ये एक शेयर होल्डर है। और अब ये शेयर होल्डर, सर कलर कुछ और ले लो प्लीज सर, हमें अच्छा नहीं लग रहा ये वाला कलर। ओके थोड़ी मोटी मार्कर को लो सर प्लीज। ओके आप समझो कि ये एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर, ठीक है। अब ये शेयर होल्डर क्या करता है, किसी कंपनी में, और ये कंपनी कैसे होनी चाहिए सर, क्लोजली हेल्ड कंपनी, किसी कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी में शेयर्स रखा है, शेयर्स रखा है इसने, और वो शेयर्स जो है वो 10% और मोर वोटिंग राइट के हैं, 10% और मोर वोटिंग राइट के हैं। मतलब सर प्रेफरेंस शेयर ना इक्विटी शेयर, वोटिंग राइट्स के हैं, 10% और मोर वोटिंग राइट्स के वो शेयर्स हैं। सर क्लोजली हेल्ड कंपनी या कैसे, आपका क्या मतलब है, आप इसको इस तरीके से समझिए, सीधी बात, नो बकवास। कंपनी जिसमें पब्लिक का पैसा ना लगाओ, मतलब कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, जिसमें पब्लिक का पैसा नहीं लगा है, एज लाइक प्राइवेट कंपनी, उसको क्या कहते हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी। आप समझिए, अभी इस तरीके से समझिए, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी भी आ गई यहाँ पे, ओके सर बात समझ में आ गई। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा हो सकता है, इसलिए आप बस इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हो, या हिंदी में लिखिए जिसमें पब्लिक का पैसा ना लगा हो, उस कंपनी की बात हो रही है। पब्लिक का पैसा न लगा हो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है सर। यहां तक बात समझ में आ गई। तो और अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं यहां पे भी, कि अगर मैं बोल रहा हूं ना 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप देखिएगा टाटा के डिफरेंशियल वोटिंग राइट के, डीवीआर भी आता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स, तो यहां पे 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है, यहां पे 10% ऑफ वोटिंग पावर है। बट हमारे सिलेबस में वोटिंग शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स आप यहां पे ले सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट लेवल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट मैंने जस्ट अ क्लैरिफिकेशन आपको बता दी एक्स्ट्रा नॉलेज के तहत। ओके सर, अब सर क्या हुआ ये बताइए। चलिए, अब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी में कर तो रहे थे, एंड साथ साथ यहां पे इनके भाई की भी कंपनी है, भाई एंड एसोसिएट्स, ठीक है। भाई एंड एसोसिएट्स को ये सब्सटेंशियली सर ठीक से लिखो, चलो ठीक से लिखेंगे हम, एक सेकेंड सर। यहां पे ये है इनका भाई एंड एसोसिएट्स, भाई एंड एसोसिएट्स है, या ये खुद हैं, ये खुद भी हैं, ओन भी हैं, खुद भी हैं, ठीक है। ये क्या है सर, यहां पे ना ये
इस जो कंपनी है ये क्या हो सकती है सर, ये कोई एचयूएफ भी हो सकती है, ये कोई एओपी बीवाई भी हो सकती है, ये कोई फर्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, ये कोई दूसरी कंपनी भी इवन हो सकती है जिसमें इस शेयर होल्डर का सर नाम क्या दे बताइए आप अपना नाम बोलिए, आप हैं सर कोई अच्छा नाम बोलो ना, चुन्नू है, चलो फिर से चुन्नू ही नाम लेते हैं, जिसमें इस चुन्नू का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है सर, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20% और मोर का इंटरेस्ट है, 20% और मोर का इसका इंटरेस्ट है, इसमें 20% और मोर का वोटिंग राइट है अगर इस दूसरी फर्म में, ठीक है। मतलब ये जो शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर का यहां पे 10% आ रहा है और यहां पे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ये तो कंडीशन बताइए, अगर ऐसा होता है और अब ये कंपनी इसको, अगेन देखिए ये कंपनी इस कंपनी को अगर कोई लोन और एडवांसेस दे दी, तो माना जाएगा कि इस शेयर होल्डर को डीम्ड डिविडेंड है, अभी फिर से हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये सेक्शन आपका बोलता है 222 ही। अगेन अगर ये शेयर होल्डर है जिसने इस कंपनी में 10% ज्यादा का वोटिंग राइट लिया है, तो और किसी दूसरी इंटरप्राइज में इसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, अगर ये वाली कंपनी एबी कंपनी ने अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाली कंसर्न को, चाहे वो एचयूएफ हो, बीवाई, एचयूएफ फर्म कंपनी कुछ भी होगा, उसको कोई लोन एडवांसेस दिया, तो मान लिया जाएगा कि कंपनी ने इसको डीम्ड डिविडेंड दिया है। डीम्ड है इसलिए मैं हल्का ये वाला पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिएगा कंपनी ने इसको डीम्ड डिविडेंड दिया है, बट सर अगर कंपनी ने वो लोन ऑन एडवांस खुद शेयर होल्डर को दे दिया तो भी माना जाएगा कि ये भी डीम्ड डिविडेंड है। मतलब अगेन ये शेयर होल्डर है, इनका 10% ज्यादा वोटिंग राइट है, अगर कंपनी ने इनको कोई लोन दिया, एडवांस दिया, तो माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड है। अगर किसी और कंसर्न में इनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न को कंपनी ने कोई लोन एडवांस दिया, तो माना जाएगा वो भी डीम्ड डिविडेंड है। सर ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। सर लेकिन डीम्ड डिविडेंड अप टू विच एक्सटेंट मानेंगे, यहां पे बात आती है। सर डीम्ड डिविडेंड तो मान लिए, बट क्या इसको अप टू विच एक्सटेंट, कितना डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, अप टू विच एक्सटेंट। देखिए अगर मान लीजिए इस कंपनी में इनकी शेयर होल्डिंग थी और इनसे इनको या फिर इस दूसरी वाली कंसर्न को किसी को भी 12 लाख रुपए का लोन मिल गया, ठीक है, तो सर क्या 12 लाख पूरा डीम्ड डिविडेंड कर देंगे? नहीं, उसकी भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि अप टू विच एक्सटेंट, तो यहां पे लिखिए अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट, अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट। मतलब सर देखिए, जब हम ये एक कंपनी है ना, तो ये कंपनी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट बनाती होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट, अरे मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाती होगी। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जब बना रही होगी, तो सर बैलेंस शीट जब ये बनाती होगी ना, तो यहाँ पे एक डालती होगी टू रिजर्व। तो टू रिजर्व में जितना पैसा आ रहा है, मान लिया 12 लाख का इसने दिया है लोन, लेकिन यहाँ टू रिजर्व में सिर्फ 8 लाख रुपए ही आ रहे हैं, तो माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब 8 लाख रुपए ही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको जरूर याद रखना है आपको। हाँ सर ये बात हम समझ गए, क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड अप टू 8 लाख रुपए ही हैं। अगेन क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड अप टू 8 लाख रुपए ही हैं। सर क्रक्स ऑफ द स्टोरी बताओ फिर से, क्रक्स ऑफ द स्टोरी सर फिर से बताओ। क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि मान लीजिए ये कोई शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर ने इस कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा 10% और मोर वोटिंग राइट रखे हुए हैं, और 10% और मोर वोटिंग राइट रखे हुए हैं, और ये कंपनी इनको कोई लोन और एडवांस दे देती है, तो माना जाएगा ये लोन और एडवांस लोन नहीं, एज लाइक डीम्ड डिविडेंड है। क्या माना जाएगा? लोन एंड एडवांस लोन नहीं, एज लाइक डीम्ड डिविडेंड है। सर पेज ही कहाँ चला गया पता नहीं। हाँ तो माना जाएगा लोन और एडवांस लोन नहीं, एज लाइक डीम्ड डिविडेंड है, और डीम्ड डिविडेंड अप टू कहाँ? डीम्ड डिविडेंड अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। दूसरी बात, अगर सर ये इसको डायरेक्ट न देके किसी एक ऐसी कंसर्न को दे देती है, मतलब किसी एक ऐसे कंसर्न को, कंपनी हो, फर्म हो, एचयूएफ हो, कोई भी हो, जिसमें इस इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो भी ये माना जाएगा कि इसको दिया गया लोन ना होके डीम्ड डिविडेंड है टू द शेयर होल्डर अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है सर। और अगर डीम्ड डिविडेंड आ गया तो वहां पे डीडीटी आएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O।
हम अभी 115O भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बात और अभी आपको बता देते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया ना कि सर ये पैसा तो जनवरी में आया था, चलो अभी तक आपको मैंने रिकॉल करा दिया। अगर सर ऐसा होता है कि मान लीजिए सर इन्होंने लोन दिया था अप्रैल में मत लो सर, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अप्रैल में मत लो, आप मान लो सर लोन दिया था इन्होंने मई 2019 में, ठीक है, मई 2019 में, और सर जनवरी ये यहाँ से आ गया ऐसे, और जनवरी 2020 में लोन रिपे हो गया, मतलब सर विद इन फाइनेंशियल ईयर अगर लोन रिपे हो गया तो भी क्या डीम्ड डिविडेंड होगा? हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बात इममटेरियल है, ये बात इममटेरियल होती है, ये बात इममटेरियल होती है कि लोन रिपे हुआ या नहीं हुआ, लोन रिपे हुआ या नहीं हुआ, ये इस बात से मतलब नहीं है। डीम्ड डिविडेंड लग गया मतलब लग गया। और डीम्ड डिविडेंड क्यों लगा रहे हैं? ताकि डीडीटी लगा सके 115O के अंदर। सर 115O के अंदर, हाँ, और डीम्ड डिविडेंड किस सेक्शन के कारण बन गया? 222E, 222E के कारण ये डीम्ड डिविडेंड बन गया। अब सर डीम्ड डिविडेंड बन गया तो क्या होगा, ये सब अभी आपको बताते हैं। बस 222E का काम यही तक था, इसको डीम्ड डिविडेंड बनाना। भले लोन रीपे भी हो गया, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सर ये चीज़ क्यों बोली होगी, लोन रीपे भी हो गया तो भी कोई मतलब नहीं होता है? देखो आपके कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले ताकि तैयार रहे चीज़ें आपको, इसलिए बता देते हैं। अगर मान लीजिए यार कंपनी ने इनको लोन दी, चलो इसी फिगर में कंपनी इसको, ब्लैक पेन देखना बेटा, कंपनी ने इसको यहाँ पे लोन दे दिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, इसको लोन दी है तो इंटरेस्ट बहुत 2% 3% पे दिखा देगी इंटरेस्ट, ताकि इसकी इनकम में कोई बहुत ज़्यादा ना जाए। और ये भाई साहब क्या करेंगे, और ये भाई साहब क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट पे कंपनी को फिर से लोन वापस कर देंगे ताकि इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में भी ना जाए। इस तरीके से एक टैक्स प्लानिंग का काम करेंगे। इनको बैंक से लोन कितने में मिलता, मान लीजिए बैंक से लोन मिलता 8% की रेट से या 10% की रेट से, ठीक है। यहाँ पे 2-3% से कंपनी से ही उठा रहे हैं पैसा, और ये लोग आपस में ही, मतलब बहुत तरह की टैक्स प्लानिंग हो सकती है कोर्स में, इसलिए मैं आपको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। बहुत सी तरह की टैक्स प्लानिंग हो सकती है, इसलिए यहाँ बोल दिया गया अगर लोन रीपे भी हो गया तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लोन रीपे हो गया वो इमटेरियल बात ही तो लगेगा ही। अब सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सर आपने बोला डीडीटी लगेगा। अब डीडीटी कितना लगेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है डीडीटी, डिविडेंड, अच्छा मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं डीडीटी केवल लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है सर। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है डीडीटी, मतलब जितना डिविडेंड बटा होगा उतने पे टैक्स लगेगा। तो सर डीडीटी कितना लगेगा, ये जो बात होती है ना, देखिए डीडीटी कब लगता है, अगर हम बात करें तो जब डिविडेंड डिडक्ट होता है, जब डिविडेंड डिडक्ट होता है, पेमेंट हो जाती है उसकी, या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये वर्ड्स आते हैं बार बार, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डीडीटी पे करना पड़ता है। किस पर? अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे, जितने रुपए का डिविडेंड बटा है उस अमाउंट पे आपको डीडीटी पे करना पड़ता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सर डीडीटी पे करना पड़ता है, तो सर इसकी कोई रेट भी होती है? हाँ, 115O में डोमेस्टिक कंपनीज के लिए रेट बता दी गई है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 5% का होगा, लेकिन ये बढ़ जाता है प्लस 12% सरचार्ज से, जो कि ऑलवेज लगेगा, इसको भूलना नहीं है। आपकी क्या आदत होती है कि आप सरचार्ज के लिए आप लोग वो देखते हैं, इंडिविजुअल वाली जो लिमिट देखते हैं 50 लाख से 1 करोड़ एंड ऑल दैट, ये जो डिफरेंट लिमिट्स हैं, इसको इस केस में बिल्कुल भी नहीं देखना है, ये हमेशा ऑलवेज लगेगा 12%। और टैक्स के साथ सेस आता है, देखो हेल्थ एंड एजुकेशन से आएगा, देखो सेस जो होती है वो टैक्स की परछाई होती है, जहां जहां आपको टैक्स दिखेगा वहां उसके पीछे उसकी परछाई सेस दिखेगी ही दिखेगी। ये जहां जहां साथ जाएगा इसका साया भी साथ वहां जाएगा, तो टैक्स की परछाई होती है सेस, तो 4% यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। क्लियर है? हाँ सर ये हमको क्लियर हो गया। बट जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है तो नॉर्मल कंडीशन में, मैंने आपको बताया है ये नॉर्मल कंडीशन का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। बट 222E की जब बात करते हैं ना, तो ये स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल केस है, जहां पे जबरदस्ती का डीम्ड डिविडेंड बनाया गया है। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती थी, कोई टैक्स प्लानिंग हो सकती थी, गड़बड़ी कर सकते थे ये लोग, इसलिए बनाया गया। तो यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रेट भी हायर हो गया, 30% कर दिया गया। ये जो 15% था ना, इसको यहाँ पे 30% कर दिया गया सर, और कोई चीज नहीं है। ये 12% सरचार्ज अभी भी रहेगा और ये 4% अभी भी आएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं किया गया। सर जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है 115O में, तो एक ग्रॉसअप का कंसेप्ट आता है, बट 30% वाला जब आप केस ला रहे हैं तो यहाँ पे ग्रॉसअप भी नहीं लगता है। ओके, मतलब 222E में अगर यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने बोला 222E में हमने बोला 12 लाख रुपए का लोन दिए, मतलब 222E के अकॉर्डिंग
डिविडेंड कितने का हो गया प्लीज बताइए। 222 के ई के अकॉर्डिंग सर डिविडेंड आपका हो गया 12 लाख रुपए का। तो तुरंत 12 लाख का 30% प्लस 12% प्लस 4%, ये आपका आ गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये आ गया आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 222 ई के अकॉर्डिंग, जहां पे आपको लिखना है नो ग्रॉस अप। अब ग्रॉस अप क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ सर क्लासेस में सर कंसेप्ट ज़्यादा हो रहे हैं, आपको पढ़ने हैं बेटा कंसेप्ट्स। आप बिना कंसेप्ट्स के भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। देखिए अभी मैंने आपको 115O कहाँ पढ़ाया था, मेरी स्लाइड ही इतनी बड़ी हो जाती है, आइए 115O मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था। ठीक है सर, ये 115O मैंने आपको बनाया कि अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं या डिसबर्स्ड हो रहे हैं तो लगेगा। तो सर अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है सर, आपने बताया 15% प्लस 12% सर चार्ज जो ऑलवेज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्योंकि टैक्स जहाँ जहाँ वहाँ उसका साया उसकी परछाई 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा ही आएगा। हाँ ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको एडिशनल बात पता है क्या जाननी है सर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मान लीजिए सर कोई कंपनी है और सर कंपनी ने ना 1 लाख रुपए का डिविडेंड लगा दिया, तो माना जाता है अरुण जेटली सरकार जब आई थी तो अरुण जेटली ने जब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने बोला कि माना जाएगा कि 1 लाख रुपया आफ्टर टैक्स पे हुआ है, माना जाएगा 1 लाख रुपया आफ्टर टैक्स पे हुआ है टू द डिविडेंड या शेयर होल्डर, टू द शेयर होल्डर। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने ये टैक्स काटने के बाद 1 लाख रुपया पे किया है, तो एक्चुअल में ये पे कितना किए होंगे डिविडेंड। इसका मतलब सर इस तरीके समझे, डिविडेंड इशू होगा, ठीक है, डिविडेंड इतना हम निकालेंगे, इशू वर्ड भी नहीं आपको याद रखिए, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ कि इतना डिविडेंड जाएगा, ठीक है, माइनस ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है, उसके बाद आता है पेड टू शेयर होल्डर। तो अरुण जेटली गवर्नमेंट आई तो उसने बोला कि अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया है तो 1 लाख रुपए कंपनी ने जो डिविडेंड दिया वो शेयर होल्डर है। इसका मतलब डिविडेंड डिक्लेयर तो कुछ और हुआ होगा, डीडीटी से मतलब माइनस डीडीटी होने के बाद 1 लाख आया, डिविडेंड डिक्लेयर कुछ और हुआ होगा। तो यहां पे कंसेप्ट आया ग्रॉसअप का, यहां पे क्या कंसेप्ट आया ग्रॉसअप का, कि हम मानेंगे कि ये जो 1 लाख रुपए डिविडेंड है ना ये डिवाइड बाय 8 है, मतलब 15% जो डीडीटी लगना था। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात नहीं हो रहा है, अब माना जाएगा कि 1 लाख रुपए जो डिविडेंड इशू हुआ है, ये जो 1 लाख रुपए डिविडेंड इशू हुआ 85% है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ग्रॉसअप का कंसेप्ट लगता है, तो उसके बाद जो आएगा उसको मान लिया जाएगा डिक्लेयर डिविडेंड का। ओके सर। एंड अगर हम अदर बात करें, जो हमने अभी 222E में पढ़ा, जो हम अभी तक 222E में पढ़ रहे हैं, तब से ये पीडीएफ लग रहा है एक बार हैंग हो गया है, जो हम 222E में पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इतना जानते हैं, बिल्कुल बेटा पीडीएफ हैंग हो चुका। चलो मेरी बात सुनिए आप, जो 222E में हम तब से पढ़ रहे हैं उसमें क्या बोला है, 222E में ये बोला है कि ये जो ग्रॉसअप है ना जो यहाँ पे लगा है वो 222E में नहीं लगेगा। ओके सर, आप 1 सेकंड होल्ड पे ही रुकिए, 1 सेकंड, थोड़ी सी आप आगे बढ़ा लीजिएगा, क्लास थोड़ी सी आप आगे बढ़ा लीजिएगा। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे इन्होंने क्या बोला है कि राहुल होल्डिंग 28% इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी a loan of rupees 5 lakh took a loan of rupees 5 lakh from the same company on the date granting the loan the company had accumulated profit of rupees 4 lakh। अभी तक के हिसाब से इन्होंने क्या बताया कि राहुल भाई साहब जो हैं, ये एक राहुल है, चलो भाई राहुल जी के बारे में बात हो रही है। 28% किसी, ये शेयर होल्डर राहुल हो गए, ये किसी का 28% होल्ड करते हैं, मतलब 10% और मोर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और टुक किया है लोन 5 लाख रुपए का फ्रॉम द सेम कंपनी, और यहां से इनको लोन मिल गया 5 लाख रुपए का फ्रॉम द सेम कंपनी, ठीक है, 5 लाख रुपए का लोन मिल गया है। उस समय कंपनी की बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 4 लाख रुपए दिखा रहा है। इसका मतलब सर डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E कितना आ गया, डीम्ड डिविडेंड 222E अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख रुपए तक आ गया। सर क्वेश्चन की पहली लाइन से हमने इतना इंफॉर्मेशन निकाल लिया है, सिर्फ क्वेश्चन की पहली लाइन थी भैया। आगे देखिए, द कंपनी इज इंगेज्ड इन सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इट इज अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड इफ द कंपनी इज अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ओ सर जी, इस कंपनी में पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, पब्लिक के शेयर्स हैं,
पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, इसका मतलब ये एक पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी में प्रोविजन नहीं लगता है। यहां आपको बताया गया था विच ई कंपनी जिसमें विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा उसमें नहीं होता ऐसा, क्योंकि बेटा अगर पब्लिक का पैसा लगा होता है ना तो अच्छे ईजीएम में ओआर पास हो रहा होता है, ओआर पास होकर सब काम होते हैं, तो वहां पे फ्रॉड केसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या सर यहाँ पे 222E लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा सर। यहाँ पे देखिए 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 222E बिल्कुल भी यहाँ नहीं लगेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए, any payment by a company other than a company in which the public are substantially interested of any sum by way of advance or loan on equity shareholder, चाहे वो एडवांस के फॉर्म में दे रहा हो चाहे लोन के फॉर्म में दे रहा हो किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर को, being a person who is a beneficial owner of the shares holding not less than 20 नहीं सर 10% of the voting power is deemed to be the dividend under section 222E to the extent the company possesses accumulated profit। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जहां पे आपकी बार बार गलती होती है। accumulated profit तक ही होगा। बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है वो डायरेक्ट लोन के अमाउंट को ले लेते हैं, लेकिन ये accumulated profit तक ही होगा, इसलिए यहीं तक आपको इसको देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पॉइंट। दूसरी बात सर, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 222E हाउएवर विल नॉट अप्लाई व्हेन द लोन इज गिवन बाय अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। इन सच अ केस द लोन वुड नॉट बी टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड। अगर उस कंपनी में पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, उस कंपनी में पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है तो वहां पे 222E अप्लाई नहीं होता और वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता है। इस बेसिस पे हमने क्या आंसर दिया? इस बेसिस पे हमने दिया कि यहाँ पे 222E नहीं लगेगा। अब दूसरी बात ये पूछते हैं व्हाट वुड बी योर आंसर इफ लैंडिंग कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड। भाई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, इसका मतलब सर कंपनी नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो 222E लग जाएगा। ठीक है सर, दैट इज अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो हाउएवर पूरा सेक्शन सर पूरा क्वेश्चन 222E के इर्द गिर्द घूमता रहा है। हाउएवर if the loan is taken from a private company, that is a company in which the public are not substantially interested, which is manufacturing company and not a company whether lending of money is substantial part of the business। अब ये क्या लाइन है सर? मैं इसको एक बात बता रहा हूं, अभी आपको बताता हूं, लेकिन रुक जाइए भैया। of the company, then the provision of section 222E would be attracted since Rahul holds more than 10% of the equity shares in the company. The amount chargeable as deemed dividend cannot however exceed the accumulated profit held by the company on the date of giving the loan. Therefore amount taxable to dividend would be limited to accumulated profit of 4 लाख and not to the amount of 5 लाख। सर 5 लाख रुपए का लोन था लेकिन accumulated profit 4 लाख का ही था, तो deemed dividend कितना माना जाएगा? up to accumulated profit to deemed dividend is equal to 4 lakh rupees only। 4 lakh rupees only। engaged in some manufacturing activity था ये, यहाँ पे लिखा है ना, इसलिए 222E लग गया। अगर सर ये कंपनी कोई ऐसी होती जो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर रही है, लोन देने का लेंडिंग का ही काम ही करती है, लेंडिंग पर्पस के लिए फॉर्मुलेटेड कंपनी है। मतलब सर बैंकिंग भी जैसे लोन देने का काम करती है ना, कोई बैंक है बैंकिंग कंपनी लोन देने का काम करती है, अगर उसका कोई शेयर होल्डर जिसने 10% से ज्यादा होल्ड किया है वो लोन लेता है तो वो डीम्ड डिविडेंड नहीं होगा सर, तब तो डीम्ड डिविडेंड नहीं है। अगर इसका शेयर होल्डर ही ले लिया, ये बैंकिंग कंपनी थी जो लोन देने का काम करती है, इसका भले ये शेयर होल्डर अगर इसने लोन ले लिया इससे तो डीम्ड डिविडेंड नहीं है, बिकॉज आपका धंधा, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस ही है कि आप लोन दे, तो आपने बिजनेस किया, बट अदर के लिए प्रोविजन लगता है। ठीक है सर, एक और जगह आता है जहां डीम्ड डिविडेंड नहीं आता, वो मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ठीक है सर, वो आप क्वेश्चन के साथ बताएंगे कहां नहीं आता है। एक प्लेस और है, या अभी मैं बता दूं? बोलो जैसा बोलो। अगर ये जो है ना, चलिए अभी बता देते हैं, 2 मिनट का काम है, अभी बता देते हैं, आपकी सारा कंसेप्ट एक ही जगह क्लियर हो जाएगा। ये लोन जो हम दे रहे थे इसको, अगर ये जो लोन देखिए, ये वाला लोन जो हमने दिया है ना, एक और डिविडेंड नहीं बनता है इफ ये ट्रेड एडवांस है। आपने कई जगह ट्रेड एडवांसेस देने पड़ते हैं, या कि सर हम आपसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करना चाहते हैं। थोड़ा और अच्छे से बताइए सर। मान लो यहाँ पे कोई कंपनी मोंटे कार्लो है, मोंटे कार्लो कंपनी है, ठीक है, इसके कपड़े आते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करना चाहते हैं, भले ही आपके पास इसके शेयर्स रखे हैं सर, रेमंड्स मान लो यार, रेमंड्स के तो शेयर है ना, भले ही आपके पास इसके शेयर्स हैं, बट आप जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहेंगे तो आप इसको ट्रेड एडवांस देते हैं। ओके सर, तो क्या ये तो कंपनी को हमने पैसा दिया है, क्या इसको लोन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो 222E के रिजिम के ही बाहर है।
बट अब दूसरा देखिए, ये वाला ट्रेड एडवांस की बात नहीं कर रहा, कौन सा ट्रेड एडवांस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी है, शिट, हाँ अब ये यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, ये रही कंपनी। कंपनी काम करती है सर कार बनाने का, कंपनी काम करती है कार बनाने का, कार बनाती है कंपनी, ये रही कार, बहुत अच्छी वाली कार बनाती है कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे है आप, ये आप है, ये आप है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इवेंट, ये फैक्ट्री आपकी, और आपकी फैक्ट्री में पता है क्या बनता है, टायर्स बनते हैं, आपकी फैक्ट्री में टायर्स बनते हैं, ठीक है सर, आपकी फैक्ट्री में टायर्स बनते हैं। होता क्या है कि कंपनी जो है, ये जो टायर लगाती है ना, 60% गाड़ियों में आपके टायर लगते हैं, 60% गाड़ियों में आपके टायर लगते हैं, सोचिए 60 पार्ट्स में आपके टायर लगते हैं, और आपने इस कंपनी के 10% से ज्यादा होल्ड शेयर कर रखे हैं, 10% और मोर शेयर्स होल्ड करके आपने रखे हैं। अगर कंपनी आपको टायर खरीदने के लिए कुछ एडवांस दे देती है कि अगले महीने मुझे 10 लाख टायर की जरूरत है, ये ले लो 2 करोड़ रुपए, और अगले महीने मुझे 10 लाख टायर दे देना, ठीक है, तो इस टाइप का फॉर द बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड अगर कोई पैसा दिया गया है एज एन एडवांस, तो इस पे डीम्ड डिविडेंड नहीं आएगा। बस यही था। अगर नॉर्मली आप कोई व्यापार नहीं कर रहे होते, इससे आपका ये सब कोई टायर वायर का काम नहीं होता, तो अब तो ये आ जाता डीम्ड डिविडेंड में, ठीक है। मान लीजिए आप नॉर्मली बिजनेस कर रहे हो तो आपका इस टाइप का कोई काम धंधा नहीं होता, ये कार बना रही हो, आप इसके ओनर है, आपको तब अगर इसने दिया होता 2 करोड़ का लोन, तब अगर आपने 2 करोड़ का एडवांस दिया होता या 2 करोड़ का लोन दिया होता, तब तो ये डीम्ड डिविडेंड आ जाता। बट क्या पता चला सर ये डीम्ड डिविडेंड नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तरह व्यापार भी करते हैं। ये इंसान जो है कंपनी को टायर भेजता है, और ये 2 करोड़ रुपए इसको टायर के लिए रबड़ खरीदने के लिए दिया है, या एक ऑर्डर सिक्योर, वर्ड अगेन सुनिए, ऑर्डर सिक्योर 2 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर करने के लिए दिया है, तो भी ये ट्रेड हो जाएगा और ये 222E के रीजन से बाहर हो जाएगा। 2 कंडीशन पता चल गई आपको, कब कब 222E नहीं लगेगा। पहली बात तो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ट्रेड एडवांसेस नहीं होने चाहिए, ये दोनों हैं तो नहीं लगेगा। और तीसरी बात, अगर वो कंपनी लोन देने लेने का ही धंधा करती है तो भी 222E नहीं लेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी, डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 170 लाख for the financial year 2018-19 and distributed the same on 10th of July 2019. Mr. X holding 10% of share in A Limited received dividend of rupees 17 lakh in July 2017. Mr. Y holding 5% of share in A Limited received dividend of 8.5 लाख रुपए। A Limited है सर, इसने डिविडेंड दे दिया मिस्टर X को, मिस्टर Y को, चलो ठीक है। मिस्टर X होल्डिंग करते हैं 10% इन A Limited, तो 170 लाख में भाई सब 17 लाख रुपए तो इनके पास आ गए, ठीक है, हाँ सर ठीक है। और मिस्टर वाई होल्ड करते हैं 5%, तो 17 का आधा होता है 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपए वाई के पास आ गए। हाँ सर, इतना समझ में आया? यहां तक केवल क्वेश्चन का डाटा मैंने लिखा है, ठीक है सर। डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, एक्स के हाथ में टैक्स कैसे लगेगा, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई, वाई के हाथ में टैक्स कैसे लगेगा, एंड assuming that Mr. X and Mr. Y have not received dividend from any other domestic company during the year, मतलब डिविडेंड की इनकम इनकी 8.5 लाख ही है और इनकी 17 लाख रुपए ही है। अब आपको नई चीजें कुछ समझनी है, चलिए ये थोड़ी सी चीजों को रिपीटेशन में भी मैं समझा दूंगा, कुछ चीजें रिपीट अभी यहाँ पे आपको लगेंगी। देखिए कोई डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, ये दे रही है डिविडेंड, क्या दे रही है, ये डोमेस्टिक कंपनी दे रही है डिविडेंड। तो सर अगर ये डिविडेंड देती है तो आपने बताया था कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिडक्ट हो रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिविडेंड पेड हो रहा है, डिविडेंड कुछ भी हो रहा है सर, 1150 नाम का दानव आ जाता है जो कहता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कटेगा। और फिर यही सर दानव बताता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मेरा कितना कटेगा, तो 15% प्लस 12% प्लस 4% का सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आएगा। ये आपने, हाँ सर, ग्रॉस अप का कंसेप्ट इस बार आने वाला है, ठीक है, देखते रहना। अब सर ये कटेगा कैसे, किस अमाउंट का 15%। अब बात क्या आ गई सामने, अब आया बड़ी बात, बड़ा मुद्दा आज की रिपोर्ट में कि सर किस अमाउंट पे 15%, ठीक है। हैंग क्यों हो रहा है जितना, फिर से बेटा 2 मिनट की क्लास आप आगे भगाओ, इतने हैंग क्यों हो रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये आपका 15% प्लस 12% प्लस 4%, 12% तो ऑलवेज था, ये टोटल आपका 17.472% आता है, ठीक है सर। सर बात होती है 15% किसका,
किस अमाउंट का सर 15% लगेगा? तो इसके लिए इन्होंने बताया कि इफ मान लीजिए किसी डोमेस्टिक कंपनी ने 1 लाख रुपए का क्या दिया डिविडेंड, प्लीज थोड़ा सा पे अटेंशन कीजिएगा यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन। डिविडेंड 1 लाख रुपए का पे किया। अब हुआ क्या कि होता यहाँ पे जितना डिविडेंड डिक्लेयर है प्लस माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज इक्वल टू डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ये होता है। ठीक है, अगर शेयर होल्डर्स के हाथ में 1 लाख रुपए का डिविडेंड पहुंचा है तो पहली बात तो ये कि इसको माना जाता है कि 1 लाख रुपए का डिविडेंड डीडीटी पे होने के बाद पहुंचा है। आपके क्वेश्चन में क्या बोलेगा, डिविडेंड कितना मिला, 1 लाख रुपए मिला, इसका मतलब डिविडेंड डिक्लेयर तो किसी और अमाउंट पे किया गया होगा। समझ रहे हैं आप, डिविडेंड डिक्लेयर तो किसी और अमाउंट पे किया गया होगा। ये पहले नहीं था, अरुण जेटली गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को लाया था, इसलिए थोड़ा टेंशन लीजिएगा। तो डीडीटी का पोर्शन कितना है उसको समझते हैं। तो सीधा तरीका बताया गया, इस तरीके को ग्रॉस अप कहा जाता है कि जितने अमाउंट का डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में गया है 1 लाख, मानेंगे 15% डीडीटी पे होने के बाद गया है, मतलब 1,85,000% का अमाउंट है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 85% कर दिया था। इसको कहता है ग्रॉस अप करना। इसको क्या कहा जाता है, ग्रॉस अप करना। इसको क्या कहा जाता है, ग्रॉस अप करना। तो 1 लाख डिवाइड बाई 85% करने पे आता है 1,17,647, 1,17,647। देखिए आपसे गलती कहां हो सकती है, आप डीडीटी गलती से पता है क्या ले लेंगे, 15% की जगह 17.742% ले लेंगे, बट वो नहीं लिया जाता है। ये सीधा तरीका है ग्रॉस अप का कि जितना डिविडेंड गया है डिवाइड बाई 85%। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर ये चीज समझ में आ गई, और यही मैंने बताया था अगर 222E वाला ये होता है, 222E वाला होता है तो सर ये 15 की जगह 30% कर दो, प्लस 12% कर दो सर, प्लस 4% कर दो, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। यहाँ कोई ग्रॉस अप नहीं होता, ये 30% फ्लैट रेट दी हुई है। और सर एक नई चीज आएगी, सर ये डिविडेंड कंपनी ने दे दी। अब ये कंपनी से डिविडेंड पहुंच गई मिस्टर चुन्नू के पास, तो चुन्नू लाल के पास आई तो डिविडेंड ये रहे, ये है, ये भी सोच रहे हैं मेरे ऊपर भी टैक्स लगेगा क्या, तो हाँ इनकी आंखें हो गई लाल। अब इनके साथ क्या होगा, जब शेयर होल्डर के हाथ में आता है ना, जब डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में आता है तो क्या होता है सर, देखिए शेयर होल्डर के हाथ में भी डिविडेंड टैक्सेबल होता है। सर झूठ बोला आपने, 1034 में हमने पढ़ा था कि डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, 1034 में हमने पढ़ा था डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। हाँ एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल सही कहा, बट अप टू ₹10 लाख, अप टू ₹10 लाख, मतलब इस इंडिविजुअल को अगर इन डोमेस्टिक कंपनियों से डिविडेंड मिल रहा है तो चाहे एक या अनेक, तो अप टू ₹10 लाख ही एग्जेम्प्ट है। और अगर 10 लाख से ऊपर हो गया तो एक सेक्शन आती है 115 BBDA, ये आपको बताती है कि टैक्स लगेगा। सर ये बताती है टैक्स लगेगा, और इसका टैक्स रेट है सर 10%, 10%, 10%, मतलब अगर इनको एक्सीडिंग 10 लाख, पहली बात तो यहां पे लिखे अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख से ऊपर के अमाउंट पे 10% का 115 BBDA में टैक्स लग जाता है। और सर कितना लगता है, 10%। अगर टैक्स आया तो इसके साथ इसका साया, इसकी परछाई 4% से चलेगा। ठीक है सर, यहां पे सर 12% नहीं लगेगा सर यहाँ पे 12% लगाओ ना सर सरचार्ज। ये इंडिविजुअल है, ये कौन है, ये इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल के लिए सरचार्ज की लिमिट है, वो आपके 50 लाख से 1 करोड़ इसके ऊपर एंड ऑल दैट, वो सरचार्ज लगाने के लिए लिमिट देखेंगे। यहाँ पे लिमिट नहीं लगेगी कहीं अचानक से, सॉरी यहाँ कहीं सरचार्ज नहीं आ जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, यहाँ सरचार्ज मत लगा दीजिएगा। बट हेल्थ एंड एजुकेशन से तो यहाँ भी लगेगा ही लगेगा, सरचार्ज यहाँ लगाता है बट यहाँ नहीं लगेगा। सर 115 BBDA में क्या बोलता है, अगर आपका डिविडेंड इनकम विद इन अ ईयर 10 लाख रुपए से एक्सीड कर गया है, तो 10 लाख से ऊपर के अमाउंट पे, एक्सीडेड अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे नहीं, 10 लाख से जितना अमाउंट एक्सीड किया है उस पे 10% की रेट से 5 BBDA में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आप दे दीजिए। मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं कहा जाता है उसको तो कहा जाता है 115 BBDA टैक्स, ठीक है, प्लस लेकिन 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से यहाँ लगता है। आइए सर क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमने जो है वो क्वेश्चन कहाँ है सर, क्वेश्चन में ए लिमिटेड जो थी, हमको एक्स और वाई की टैक्सेबिलिटी निकालनी है। ए लिमिटेड ने सर एक्स को 17 लाख का टैक्स दिया है, एक्स को 17 लाख का डिविडेंड मिला है, और वाई लिमिटेड को ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को 17 लाख का और वाई को 8.5 लाख का डिविडेंड दिया है। तो सर 8.5 लाख का डिविडेंड है, मतलब सर 1034 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस अमाउंट इज लेस देन विच
सर 10 लाख रुपीज से कम है, बट इसको जो 17 लाख का डिविडेंड सर मिल गया है ना, मिस्टर ए को सर मिल गया है, तो 115 BBDA में इनके ऊपर तो सर टैक्सेबल आ जाएगा 7 लाख रुपए का 10%, मतलब सर 70,000 रुपए का तो टैक्स लग जाएगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी अलग से लगेगी। ओके ओके, मतलब आंसर सर हमारा सिर्फ इतना छोटा सा था। जी हाँ, सिर्फ इतना छोटा सा आपका आंसर है। ओके, आइए अब हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है आज क्या स्पेशल कोई दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे आज ये हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्पेशल डे आज। सॉल्यूशन आया हमारा, द डिविडेंड ऑफ 170 लाख डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीवियस ईयर 1920 इज सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 1154 इन द हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड। कंपनी के हाथ में क्या हो गया, डीडीटी लगेगा 170 लाख पे, और याद करेगा 170 85% ग्रॉसअप होगा यहाँ पे। हाँ सर याद है। आइए दूसरा, मिस्टर एक्स क्या होगा, डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 10 लाख वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। 7 लाख मतलब 17 लाख इनको हुआ था, तो 7 लाख बीइंग द डिविडेंड रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10 लाख वुड बी टैक्सेबल एट द रेट 10% एज पर सेक्शन 115 BBDA। सच डिविडेंड would not be ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन 1034। Therefore टैक्स पेबल बाई मिस्टर एक्स ऑन डिविडेंड ऑफ रुपीज 7 लाख अंडर सेक्शन 115 BBDA वुड बी 72,800। सर 72,800 कहां से आया, 7 लाख का 10%, 70,000 प्लस 4%, 72,800 रुपया लग जाएगा। ठीक है सर। बी के हाथ में क्या होगा, मिस्टर वाई के हाथ में क्या होगा, द इंटायर डिविडेंड ऑफ 8.5 लाख रुपए रिसीव्ड वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर 1034। जितना भी डिविडेंड भाई साहब रिसीव हुआ है ना, इनके हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिंस द ओनली डिविडेंड रिसीव्ड इज एक्सेस ऑफ रुपीज 10 लाख वुड बी टैक्सेबल अंडर BBDA। 115 BBDA में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख से ऊपर का ही टैक्सेबल होता है, और 7 लाख रुपए, ये 8.5 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम कुछ प्रोविजंस को अब पढ़ते हैं। आइए सर, कौन से प्रोविज़न पढ़ाएंगे सर आप? सर हम पढ़ेंगे टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। क्या, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। सर गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है। जी हाँ, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है। एज लाइक अगर कोई एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी गिफ्ट देता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ सैलरी। याद रखिएगा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो गिफ्ट देता है अंडर द हेड ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है सर। दूसरा सर, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप में से जितने भी लोगों का बिजनेस हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप किसी T&O कंपनी का बिजनेस करते हैं जो बनाती है टॉयज। क्या बनाती है, टॉयज। इस कंपनी ने आपको बोला था कि अगर आपका टर्नओवर, टॉय कंपनी का टर्नओवर अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा एक साल में कर देते हैं तो ये आपको गिफ्ट देगी पटाया का पैकेज, पटाया घुमाएगी आपको। ठीक है सर, ये हमें पता चल गया। और आपने टर्नओवर कर दिया 2.1 CR का। अब आपके पास आ गया ये गिफ्ट वाउचर। अब आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आप घूमने जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आप ये पैकेज मान लो 2 लाख रुपए का है, आप किसी अपने दोस्त को 1,30,000 रुपए में मान लीजिए आपने बेच दिया। ठीक है, 1.3 लाख में। तो अगर आपने बेच दिया तो भी ये टैक्सेबल है, अंडर द हेड ऑफ PGBP। और अगर आप खुद जाते हैं तो भी ये टैक्सेबल है। ठीक है सर। क्यों PGBP में टैक्सेबल है सर? क्योंकि भले ही ये गिफ्ट था, बट ये गिफ्ट आपको किस कारण से मिला है सर? आपके बिजनेस करने के कारण से मिला, इसलिए ये PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिश्ता नहीं है, आपका बिजनेस का नहीं है, तो कैसा हो सकता है सर? हाउस प्रॉपर्टी वगैरह तो हो नहीं सकता। इसका मतलब सर अगर अदर टाइप से आपको, अदर कहीं से आपको गिफ्ट मिलता है, अदर गिफ्ट्स आपको, तो भी वो टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके लिए 56(2)(10) ये सेक्शन आपको याद करनी है। 56(2)(10) आपको याद भी हो जाएगी, IFOS की है, जो आपसे बात करती है टैक्सेस ऑन गिफ्ट। क्या बात करती है? टैक्सेस ऑन गिफ्ट की। ठीक है सर, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। आपको अभी बस इसका बैकग्राउंड समझने की जरूरत थी, जो आपने समझा। सर हाँ सर, क्या सारे गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं? हमको भी तो किसी खास से कोई गिफ्ट मिलता है सर, क्या वो भी टैक्सेबल है? सर हमको फादर से गिफ्ट मिलता है सर, क्या वो भी टैक्सेबल है? नहीं। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि कुछ गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं माने जाते, कुछ गिफ्ट्स को टैक्सेबल नहीं बोला गया है। सर वो कौन से गिफ्ट है जिसको टैक्सेबल नहीं बोला गया है?
अगर आपकी शादी हो रही है, आपके मैरिज के टाइम आपको जो गिफ्ट मिलता है किसी से भी मिलता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है। आपको आपके रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता। रिलेटिव की मीनिंग अभी 2 मिनट बाद हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे। मैं आपकी शादी पे अगर आपको गिफ्ट मिला, किसी से मिला, रिलेटिव से, नॉन रिलेटिव से, सड़क पे जा रहे किसी अनजान आदमी से, कोई टैक्सेबल नहीं है। रिलेटिव से कभी भी कोई भी गिफ्ट मिला टैक्सेबल नहीं होता है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपकी यूनिवर्सिटी से आपको आईसीआई से गोल्ड मेडल मिलता है तो सर गोल्ड भी तो गिफ्ट है, क्या वो भी टैक्सेबल होगा? नहीं। यूनिवर्सिटी से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होता। इसी तरीके से हॉस्पिटल में अगर आपने कोई वेलफेयर काम किया, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से आपको कोई गिफ्ट मिला है, ऑनरेरियम भी मिलता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। किसी लोकल अथॉरिटी से आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई लोकल अथॉरिटी आपको गिफ्ट दे रही है, वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। सर किसी के डेथ पे जो उसको कंपनसेशन मिलता है, अभी रिसेंट में न्यूज आई 5-5 लाख रुपए जो लोग ट्रेन से कट गए उनको मिल रहा था, सर वो भी कंपनसेशन टैक्सेबल नहीं होता है। सर विल और हेरिटेंस में अगर किसी के डेथ के बाद विल और हेरिटेंस में अगर हमको कुछ मिल रहा है, इनहेरिटेंस में अगर मिल रहा है, सर क्या वो भी टैक्सेबल होता है? ना, वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। मतलब इस सर्टेन गिफ्ट्स हैं और या सर्टेन इनकम्स को आप कह सकते हैं। इसको गिफ्ट कहना तो गलत होगा क्योंकि इनहेरिटेंस वाली बात है, बट अगर इनहेरिटेंस भी है उसको भी गिफ्ट में ही यहां मेंशन कर दिया गया कि ये टैक्सेबल कहीं पे भी नहीं होगा। सर अब एक बहुत बड़ी बात बच गई, सर रिलेटिव की मीनिंग में हम क्या ले लें? रिलेटिव मतलब क्या? तो सर रिलेटिव का स्कोप इन्होंने अलग से समझा दिया है कि रिलेटिव जो आप समझते हैं वो रिलेटिव नहीं है, जो हम बताएंगे वही आपके रिलेटिव माने जाएंगे। जो आप समझते हैं वो आपके रिलेटिव नहीं है, जो हम बताएंगे वही आपके रिलेटिव माने जाएंगे। हम कौन? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब बताइए किसी इंडिविजुअल का रिलेटिव कौन हो सकता है? इन्होंने रिलेटिव्स की बात सबके लिए अलग अलग आएगी। पहली बात इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग बात आती है। चलो सर इंडिविजुअल के रिलेटिव कौन हो सकता है? इसके ब्रदर्स होंगे, सिस्टर्स होगी, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, और ब्रदर की भी स्पाउस, ठीक है, और सिस्टर की भी स्पाउस, अपनी भी स्पाउस। मतलब आप, आपके भाई बहन, भाई बहन की पत्नियां, आपकी अपनी पत्नी, ये कौन है? ये कौन है? फिर से सोचिए ये कौन है? ये आपके रिलेटिव हैं, ठीक है। ठीक है सर, सर मदर फादर भी आएंगे क्या? आप जी हाँ, ये मदर, ये फादर, ये भी आपके क्या हैं? रिलेटिव हैं। तो ये एक तरीके से रिलेटिव की परिभाषा है आपके लिए जो ब्रीफ में मैंने आपको बताई। और सर एचयूएफ के लिए एक बात याद रखिएगा, एचयूएफ के लिए इसके रिलेटिव इसके मेंबर्स ही होते हैं और कोई रिलेटिव नहीं होता है। एचयूएफ के लिए एचयूएफ के रिलेटिव इसके मेंबर्स होते हैं, एचयूएफ के जो जो मेंबर होंगे वो उसके रिलेटिव होंगे। ये आपको ब्रीफ नॉलेज हो गई। और एक बात कहीं पे भी जान दे, रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट चाहे शादियों में मिले, चाहे एनिवर्सरी पे या ऐसे ही मिल जाए, बर्थडे पे मिल जाए, कभी भी रिलेटिव से मिले हुए गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है। अरे भाई भाई को कुछ दे रहा है तो उस पर टैक्स कैसे ले लेगा? भाई 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 को कुछ दे दिया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो रिलेटिव से मिले हुए किसी भी गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो सर यहाँ पे हम गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगने वाली बात तो हम पढ़ लिए जहाँ टैक्स नहीं लगता हो। तो सर अब गिफ्ट पे टैक्स किसके हाथ में लगेगा? जिसको गिफ्ट मिल रहा है पहले तो उसके हाथ में लगेगा। किसके हाथ में लगेगा? जिसका हु एक्वायर्स द गिफ्ट्स, हु एक्वायर्स गिफ्ट, उसी को टैक्स भरना पड़ेगा। अब कितना भरना पड़ेगा, किस हिसाब से भरना पड़ेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो इसमें भी कुछ कैटेगरीज हो सकती है। सर क्या कैटेगरीज हो सकती है? एज लाइक समझिए, आपको गिफ्ट किस चीज का मिल रहा है? आपको गिफ्ट में क्या मनी मिल रही है? और वो भी मनी क्या, विदाउट कंसिडरेशन अगर आपको मनी मिल रही है तो, या फिर आपको क्या मिल सकता है? सर मनी के लिए कौन सा कंसिडरेशन होता है? हाँ मान लीजिए आपको किसी ने गिफ्ट में उठा के दे दिए, आपके किसी नोन, आपका बेस्ट फ्रेंड जो भी बैठा है, बबलू, बबलू आपका बेस्ट फ्रेंड है। मान लीजिए बबलू ने आपको 50,000 रुपये गिफ्ट कर दिया आपके बर्थडे पे, ये ले भाई 50,000 रुपये तुझे, जा तू बाइक खरीद लेना, जा तू बाइक खरीद लेना, ठीक है। बबलू ने आपको 50,000 रुपये गिफ्ट कर दिए। सर 50,000 मत करो सर, 70,000 की बाइक आती, ठीक है। बबलू ने आपको 70,000 रुपये गिफ्ट कर दिए। तो अगर आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया विदाउट किसी कंसिडरेशन, आपसे कोई काम वाम नहीं करवा रहा है, बस बबलू आपको गिफ्ट दे रहा है, देन ये क्या होगा सर? ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ IFOS अंडर सेक्शन 56(2)(10)। सर आपने 50 बोला फिर 70 बोला, इसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या? हाँ, अगर ये कंसिडरेशन मेरा एक्सीड कर जाता है 50,000 रुपीज से तब ही टैक्सेबल होगा। अगर ये 50 देता तो कोई टैक्स नहीं लगता। बबलू भी खुश और आप भी खुश, बबलू भी खुश और आप भी खुश। लेकिन अगर ये गिफ्ट 50,000 रुपये से एक्सीड कर गया, याद रखेगा 50,000 नहीं है, 50,000 रुपये से एक्सीड करना चाहिए, तो टैक्स लग जाएगा आपके हैंड्स में। ओके सर, ये बात तो सर समझ में आ गई आपकी। अब क्या है सर?
अब सर दो चीजें बची, या तो आप मूवेबल प्रॉपर्टी कोई आपको गिफ्ट करेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी आपको कोई गिफ्ट कर देगा, या तो सर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाएगी, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाएगी या तो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट जाएगी। अगर सर, अच्छा एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज की जब बात आ गई है मूवेबल और इमूवेबल, सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन वही होगी जो आपको पढ़ाई गई थी कैपिटल गेन में, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने बताया कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें हमने मूवेबल और इमूवेबल दोनों की बात की थी। इमूवेबल वही आ गया लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर्स, जो आपको दिख रहा है कि इमूवेबल है, हाँ वो इमूवेबल है। लेकिन मूवेबल में हमने क्या पढ़ा था, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के बारे में बात कर लिया था, ज्वेलरी, ड्राइंग, स्कल्पचर, बुलियन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन एंड ऑल दैट, इसके बारे में बात की थी हमने। सर ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी ही होती है और कोई नहीं होती है, ठीक है। और अगर सर इसकी रिजम के बाहर, इसकी रिजिम के बाहर अगर कोई चीज आपको ट्रांसफर हो रही है, लाइक हमने इसके बारे में बात किया था कैपिटल गेन में, कार्ड्स हो गई, आपको कोई स्पोर्ट्स कार्ड दे दिया या रिस्ट वॉच, अगर आपको वॉच भी दे दी गई, तो वो चीजें इवन प्रॉपर्टी की मीनिंग में ही नहीं आती है, तो इसलिए इस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। याद रखना है ये चीज, छोटी से छोटी बात को इस समय ध्यान रखना है। तो सर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो उस पर टैक्स लगेगा। हम समझ लिए प्रॉपर्टी क्या होती है। सर हाँ, अब मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी आपको जो दे रहा है और गिफ्ट के लिए कंडीशन थी कि 50,000 रुपए के ऊपर के ही गिफ्ट पे टैक्स लगने वाला है, इसका मतलब सर अगर आपको उसने मूवेबल प्रॉपर्टी दे दी और उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से सर अगर कम है तो वो तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है, उस पर तो सर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। और एक बात और, ये 50,000 रुपए एक आदमी से नहीं है, पूरे साल भर में गिफ्ट का अमाउंट है। अगर आप ये बंटी थे और आप अगर बबली हैं, तो बबली को अगर साल भर में कहीं से भी कोई भी गिफ्ट अगर मिल रहा है ना 50,000 रुपए से ज्यादा का इस बबली को, तो 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट मिलते ही इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है सर। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर 50,000 से कम की है तो क्या हो गई, एग्जेम्प्ट। बट सर दूसरा कंडीशन, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी 50,000 रुपए से ज्यादा की है तो क्या करेंगे। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी 50,000 रुपए से ज्यादा की है तो क्या करेंगे। एज लाइक अगर शेयर्स हैं, शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू वहां बात करेंगे। शेयर्स में क्या आ जाएगा, कॉस्ट मान लो 10 रुपए ही थी और 100 शेयर कर दे तो सर 1,000 रुपए कॉस्ट आ रही है। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू अगर उसकी 85,000 रुपए, 50,000 से ज्यादा है, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं और हम बोलेंगे कि यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, क्योंकि हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो एज एन गिफ्ट मिली है, हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, ठीक है सर। सर फ्री में नहीं मिली, मान लीजिए सर अभी तक तो हम बात कर रहे थे फ्री में, बट हमको मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमको कुछ कंसिडरेशन देना पड़ा। लेकिन मेरा जो देखिए मैंने कुछ कंसिडरेशन तो दिया, यही शेयर्स है मान लीजिए जो 85,000 फेयर मार्केट वैल्यू, उसके लिए मैंने कंसिडरेशन तो सर दे दिया है, बट इसके लिए मैंने कंसिडरेशन इनएडिक्वेट दिया है। सर फिर से अगेन सर प्लीज सर, मैंने इसके लिए कंसिडरेशन इनएडिक्वेट दिया है, मैंने इसके लिए बहुत एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं दिया है। और सर जो फेयर मार्केट वैल्यू थी ना और जो मैंने कंसिडरेशन पे किया, उसके बीच का डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो भी मेरे ऊपर क्या लग जाएगा, IFOS का 56(2)(10) लग जाएगा और हमको टैक्स भरना पड़ेगा। सर एग्जाम्पल के बिना तो समझ में आएगा नहीं, हाँ ठीक है। 85,000 रुपए का ये शेयर्स आपको मिला है, 85,000 रुपए का शेयर्स, चलो 85,000 रुपए का शेयर्स मिला है, लेकिन बंटी ने इस बबली को, नहीं बबलू था ये तो, बबलू ने इस बबली को ये गिफ्ट पता है कितने में दे दिया, बोला चाओ बबली तुम 15,000 रुपए में ही दे दो। सर यहाँ पे तो 50,000 रुपए आ गए सर, सॉरी सर यहाँ 60,000 रुपए आ गए, नहीं 70,000 आ गए सर, क्या करते हो, 70,000 आ गए सर, एक्सीड कर गया 50,000 से, मतलब यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर इसने इसको 35,000 में दिया होता यही चीज, तो यहाँ पे कितना आता, 50,000 आता। क्या ये एक्सीड किया है, नहीं किया है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं आता। मतलब यहाँ पे सर बंटी ने बबली को या बबलू ने बबली को 35,000 रुपए में अगर शेयर्स बेचे होते 85,000 के, तो जो इसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया इसने 35,000 रुपए, लेकिन डिफरेंस 50,000 से ज्यादा नहीं है तो टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर 15,000 दिया तो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो 56(2)(10) में IFOS में गिफ्ट पे टैक्स लग जाएगा। सर ये तो बातें हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी। अब सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी कुछ बातें करनी है क्या आपको। जी हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जब बात करेंगे तो इसको हम डिडक्ट करेंगे और
इमूवेबल प्रॉपर्टी का चार्ट हम यहां तक बनाएंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है सर। इसके लिए क्या होगा सर, इसके लिए क्या होगा सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी वही दो कंडीशन आएगी। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसके साथ भी सर वही दो कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। सर दो कंडीशन क्या क्या आ रही हैं, आपने ये क्या विदाउट कंसिडरेशन पाई है, विदाउट कंसिडरेशन पाई है, आपको क्या एक भी रुपए इसके लिए देने पड़े थे, या फिर आपको विथ कंसिडरेशन पाई है, या आपको इसके लिए कुछ पैसे देने पड़े थे। अगेन यहाँ दो कंडीशंस आती हैं। अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन दिया है, आपने एक भी रुपया पे नहीं किया, बंटी बहुत खुश था, इसने अपने 2 करोड़ का घर दे दिया बबली को उसके बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया 2 करोड़ रुपए, जा बबली जा, ले तू अपने बर्थडे पे मेरा गिफ्ट, अब मेरा घर। तो विदाउट कंसिडरेशन बबली को 2 करोड़ का घर मिल गया, उसने एक भी रुपया दिया नहीं दिया सर, तो ये IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। IFOS 56(2)(10) के अंदर, 56(2)(10) के अंदर ये पैसा पूरा का पूरा कैपिटल गेन, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सर लेकिन एक और बात बताइए सर, ये 2 करोड़ क्या है, ये 2 करोड़ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 2 करोड़ से ज़्यादा, सॉरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ये, मतलब घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही होगा। अगर इस घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सर 45,000 रुपए ही होती, ओनली 45,000 रुपीज़ होती, तो क्या टैक्सेबल होता, नहीं। देखिए आपको एग्जाम में कंफ्यूज पता है किस किस चीज़ से करेगा, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, इन सब चीज़ों से, ट्रांजैक्शन वैल्यू ना, पता नहीं क्या क्या नाम दे देगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखना है। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तब तो विदाउट कंसिडरेशन पे टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। और सर अगर हमने विथ कंसिडरेशन किया तो, मतलब हमने कोई कंसिडरेशन पे किया है तो उसके लिए अभी हम कुछ देर बाद बात करेंगे, या अभी कर लें, आप जैसा बोलिए। नहीं सर कुछ देर बाद बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़िए, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। सर रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है सर। इलस्ट्रेशन 4, डिस्कस द टैक्सेबल और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ रिसिप्ट अंडर सेक्शन 56(2)(10) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब 1961 में क्या ये टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए अखिल HUF रिसीव्ड 75,000 इन कैश, सर 50,000 से ऊपर की लिमिट हो गई, तब तो सर 56(2)(10) तो आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। 56(2)(10) ने ना बस अपनी आंखें खोली, अभी आया खुद नहीं, अपनी आंखें खोल ली, ठीक है। फ्रॉम नाइसी ऑफ अखिल, सर अखिल HUF की भतीजी तो HUF का मेंबर होती ही नहीं है, नहीं होती है सर, भतीजी नहीं होती है। अखिल इज अ कर्ता ऑफ HUF, मतलब कर्ता की भतीजी के HUF का पार्ट होती है, सर नहीं होती है। मतलब सर ये रिलेटिव नहीं है, क्योंकि HUF के मेंबर ही HUF के रिलेटिव कहलाते हैं। ये रिलेटिव अगर नहीं है सर, इसने जो टैक्स दिया है अब यहाँ पे ये जाग जाएंगे और टैक्स लेने के लिए आ जाएंगे 56(2)(10) की। सर अगर आपको नहीं मिला है, किसी भी व्यक्ति जो आपका रिलेटिव नहीं, उससे अगर आपको टैक्स मिला है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। सर ये कैसे, या ये जो मैंने बनवाया था आपको ग्राफ, कहाँ गया, सर मैंने बताया था अगर वो रिलेटिव नहीं है, देखिए यहाँ पे आया था, अगर रिलेटिव है तब तो टैक्स नहीं लगना था, मैंने यहाँ पे रिलेटिव पूरा आपको समझाया था। बट अगर रिलेटिव नहीं है तो टैक्स आएगा। टैक्स आएगा तो क्या, मनी दिया है विदाउट कंसिडरेशन, हाँ 50,000 से ज़्यादा है, हाँ तो टैक्स लग जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है स्टार्ट का मतलब, हाँ सर समझ में तो आ रहा है। आइए क्वेश्चन पे, अपने आप क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, बुक को नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस अभी यहाँ देखेंगे, फिर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद पॉज करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा सर इसको पढ़ा तो वहाँ से, चलो आइए। टैक्स सर 75,000 रुपये, क्योंकि रिलेटिव नहीं है वो। 75,000 sum of money exceeding 50,000 received without consideration from a non-relative is taxable under the section 56(2)(10). Daughter of the Akhil sister is not a relative of Akhil HUF since she is not a member of Akhil's HUF। मतलब 56(2)(10) में जो अखिल HUF की मेंबर होती है उससे मिले हुए गिफ्ट को ही हम टैक्सेबल नहीं करते हैं, बाकी सारे गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं। नितिशा मेंबर ऑफ हर फादर्स HUF, ठीक है। Transfer a house property of the HUF without consideration, the stamp duty value of the house property is 9 लाख। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो गई तब तो सर टैक्स लग जाना चाहिए। जी हाँ, 50 वैल्यू है तब तो 56(2)(10) में टैक्स लग जाना चाहिए। बट ये घर किसका है, ये एक HUF है, ये घर ट्रांसफर हो रहा है। ये HUF में घर ट्रांसफर कौन कर रहा है, ट्रांसफर करने वाली HUF की मेंबर है। अगर HUF का मेंबर HUF में कोई ट्रांसफर कर रहा है, कोई HUF
गिफ्ट कर रहा है तो एचयूएफ का मेंबर और एचयूएफ क्या कहे जाते हैं, रिलेटिव कहे जाते हैं, और रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट आता है उस पर टैक्स की बात नहीं होगी, तो यहाँ टैक्स नहीं लगेगा। एंड इसके आगे चल के मैं एक कंसेप्ट आपको और बताना चाहूंगा। अब ये घर कहाँ आया, ये घर देखो चलते 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 ये घर कहाँ आएगा, अब आप बताओ। ये घर सर चलते 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 सर यहाँ आ गया, एचयूएफ में आ गया, और अब इनके पास नहीं है। अब अगर इस घर से कोई इनकम आती है ना, अब इस घर से कोई इनकम आती तो इनकम लेकिन अभी भी कहाँ पे, ये अकेले जिस मेंबर ने ट्रांसफर की थी उस मेंबर के हाथ में टैक्सेबल होती है। अब एचयूएफ के पास ये घर है बट विदाउट कंसिडरेशन हुआ, तो इस घर से अगर कोई रेंटल इनकम आ गई तो वो इनकम भी उस इंडिविजुअल के, उस मेंबर के, उस रिलेटिव के हाथ में टैक्सेबल होगी जिसने वो ट्रांसफर किया था विदाउट कंसिडरेशन। ये आगे बढ़ के मैंने थोड़ी सी बात आपको बता दी है। आइए सॉल्यूशन नंबर, सर दिस इज नॉट टैक्सेबल, निल जाएगा इसकी वैल्यू, अमाउंट लाइफ टैक्स निल हो जाएगा। क्यों? Immovable property received without consideration by a HUF from its relative, ये relative थे, from its relative is not taxable under section 56(2)(10) since Nitisha is of HUF, she is relative of HUF. However, income from such asset would be included in the hands of Nitisha under section 56(2)(10). Okay? Okay sir. तीसरा क्या कहता है? तीसरा बात, मिस्टर ए received 100 shares of A Limited from his friend as a gift on occasion of 25th marriage anniversary. On his friend as a gift of occasion on 25th marriage anniversary. His fair market value on that date was 100 rupees per share. He also received jewelry worth rupees 75,000 from his nephew on the same day. भैया क्या हुआ है? अक्षित को 100 शेयर सर मिल गए हैं, 100 शेयर फ्रॉम हिज फ्रेंड मिले एज अ गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑन 25th मैरिज एनिवर्सरी। शादी नहीं हुई थी, जब शादी हुई थी ना उस बात को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हो आप अपनी, आपकी शादी नहीं हुई थी, वो जो दुखद घटना या सुखद घटना जो भी घटना आपके लिए थी बस आप उसका यादगार बना रहे हो। तो यहाँ पे तो जो भी गिफ्ट मिलेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और गिफ्ट आपको क्या मिला है, 100 शेयर्स मिल गए हैं, किस चीज के सर, ए लिमिटेड के। और ए लिमिटेड के शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू आपको देखनी है आज के डेट में क्या है सर, 100 रुपए है सर, मतलब 10,000 रुपए आपको ये मिले हैं गिफ्ट में, जो आपके दोस्त से मिले हैं। किससे मिले हैं, अक्षत आपके दोस्त से मिले हैं, ठीक है, अक्षत है ये, ठीक है, अक्षत से मिल गए, ठीक है। एंड आपने एक ज्वेलरी भी ली सर, ज्वेलरी प्रॉपर्टी की मीनिंग में आ रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट में मिलती है तो टैक्सेबल हो जाता है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 से ज्यादा। तो सर ये ज्वेलरी जो आपको मिली है सर, ये 45,000 रुपए की मिली है ज्वेलरी, सर क्या टैक्स लगेगा? ये भी 50,000 से कम है, ये भी 50,000 से कम है। पर हमने आपको ये बताया था कि एक साल में अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट मिलता है, भले 15 लोग मिलकर भी देना, तो भी आपके ऊपर पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है, अमाउंट टैक्सेबल होता है। यहाँ पे आपके ऊपर गिफ्ट कितना आ गया, 55,000 रुपए का आपको गिफ्ट मिला है। और एक गलती जो यहाँ नहीं करनी है कि 55,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 5,000 को टैक्स करना, ये गलती यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि फुल अमाउंट 50,000 टैक्सेबल होता है। ये लिमिट दिया है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जब हम लोग पढ़ते हैं ना टैक्स निकाल 2.5 लाख वाली, तो हर जगह हम वही अप्लाई करने लगते हैं कि 50,000 के ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल नहीं। यहाँ पे पूरा 50,000 के ऊपर अगर हो गया पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, मतलब पूरा 55,000 होगा। आइए देखते हैं टैक्सेबल, दैट इज टैक्सेबल 55,000 ऑफ सेक्शन 56(2)(10) इन केस ऑफ एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग सकते हैं, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी था, क्या था, ज्वेलरी, मूवेबल प्रॉपर्टी था। रिसीव्ड, अच्छा ज्वेलरी के साथ शेयर्स भी तो था यार, मूवेबल प्रॉपर्टी। रिसीव्स with redemption exceed 50,000 the whole of the aggregate value shall be taxable, whole of the aggregate value shall be taxable, whole of the aggregate value shall be taxable। और यहाँ पे आप कॉशन लिख दीजिए क्योंकि 10 में से 8 लोगों का ये गलत होता है। In this case, the aggregate fair market value of shares is 10,000 and jewelry 75,000 exceeds 50,000, 10,000 और 45,000 मिलके 50,000 रुपए से ऊपर हो गया 55,000 रुपए, hence the entire amount of 55,000 shall be taxable। क्लियर है सर? क्लियर है। Kishan HUF gifted a car to son of Karta for achieving good marks in 12th board। बताओ यार 12 के बच्चे को, क्लास 12 के बच्चे को क्या ये 18+ होगा? नहीं, 18+ नहीं था, तो बोर्ड पास करने के लिए अगर इन्होंने कार दे दी है तो क्या होगा? अरे सर ये चालान कटवा के आएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, चलो मजाक बहुत हुआ सर, चालान कटवा के आ जाएगा। ये क्लास 12 के बच्चे को कार देने का इन्होंने महापाप कर दिया है, तो सर टैक्स लगा क्या? नहीं लगेगा टैक्स। क्यों? देखो किशन HUF गिफ्ट की है कार, गुड मार्क्स आने पे
किसी को भी अपने एग्जामिनेशन पे अपने अपने रिलेटिव कोई की है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कार सर 5,25,000 रुपए हो गए सर, 50,000 रुपए से ज्यादा हो गए, लेकिन कार और रिस्ट वॉच वगैरह बताया था प्रॉपर्टी के मीनिंग से ही बाहर है, और जो चीज प्रॉपर्टी के मीनिंग से बाहर होती है उस पर टैक्स लगता है। मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताई थी, ये देखिए हम मूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा रहे हैं ना, लेकिन कार तो प्रॉपर्टी की मीनिंग से ही बाहर है। इसका मतलब कार भले ही वो 15 लाख की है कि 5 लाख की है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं बात होगी, यहाँ पे टैक्स की बात नहीं होगी, क्योंकि कार प्रॉपर्टी की मीनिंग में नहीं आती। ठीक है, ठीक है सर। नॉट टैक्सेबल होगा नील, क्योंकि कार की वैल्यू, कार इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 56(2)(10), देयरफॉर द सेम शैल नॉट बी टैक्सेबल। और क्यों नहीं आती, इसकी रीजनिंग मैंने दे दी थी, ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी का स्कोप यहाँ पे कम रहता है। ठीक है सर, आपने दे तो दी थी सर, ये तो आपने पढ़ा दिया, बट अब ये स्पेशल पोर्शन पे सर हम आते हैं। अगर विदाउट आओ 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 गिफ्ट अगर मनी दिया है तो, मूवेबल प्रॉपर्टी दिया है तो, और इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया है तो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में विदाउट कंसिडरेशन दिया है तो हम पढ़ लिए, लेकिन अगर विथ कंसिडरेशन दिया है तो क्या होगा, अब हम इसको पढ़ेंगे। अगर आपने विथ कंसिडरेशन दिया है तो, आपने कंसिडरेशन विथ दिया है तो, बट आपने विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया होगा, तभी आएगी बात ये। विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया होगा मतलब सर, मतलब मान लो कोई प्रॉपर्टी 12 लाख की थी, अगर आपने 12 लाख रुपए दे दिया तब इस सेक्शन का क्या काम है। कोई प्रॉपर्टी 12 लाख की थी, आपने सिर्फ 3 लाख रुपए दिए, मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिए, तो 56(2)(10) आ जाएगी IFOS की। ठीक है सर, मतलब विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आपने ये काम किया होगा। सर हमने क्या काम किया है, अगर पहली बात क्या करते हैं, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेस कंसिडरेशन जो आपने पे किया है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेस कंसिडरेशन जो आपने पे किया है, इन दोनों का डिफरेंस, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन आपने जो पे किया है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तभी ओनली सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी। सर कुछ एग्जांपल बता दो, इस पे भी बताते हैं अभी आपको, रुक जाइए। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ये मान लीजिए एक घर है, ठीक है, इस घर को आपने कितने में खरीद लिया, थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, मान लीजिए ये एक घर है, इस घर को आपने खरीदा है सर सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए में, लेकिन इस घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी सर 18 लाख रुपए, तो आपने कम में खरीदा है सर। और डिफरेंस कितना कम है सर, डिफरेंस कितना आ रहा है सर, डिफरेंस कितना आ रहा है सर, डिफरेंस आ रहा है 6 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और 6 लाख रुपए का जो डिफरेंस है सर, ये 50,000 रुपए से सर ज्यादा है, 50,000 रुपए से ज्यादा है, 6 लाख का डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो यहाँ पे 56(2)(10) आ जाएगा, किस चीज के लिए, 6 लाख रुपीज के लिए। ठीक है सर, अगर कंसिडरेशन पे किया है लेकिन SDV और कंसिडरेशन मेरा 50,000 रुपए से ज्यादा आ रहा है तो डिफरेंस आता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन आपने बताई, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और आती है, एंड सर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है एंड, कंडीशन नंबर 2, SDV स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है, या फिर इस तरीके समझिए, एंड कंसिडरेशन पे किया है, कंसिडरेशन का 105% आप निकालिए कितना आता है, कंसिडरेशन का 105% जो आया है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर आपने निकाला, इन दोनों का आपने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, और इन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा निकल गया, तभी 56(2)(10) आएगा। सर नहीं समझे, सर समझ गए लेकिन आप थोड़ा क्लियर भी कर दो। देखो जैसे यहाँ 12 लाख रुपए था और ये 18 लाख रुपए था, तो 18 लाख माइनस 12 लाख, हमने कंसिडरेशन का 105% कितना होता है, हमने 12 लाख सर दिया था, तो 12 लाख का सर 105% होता है, 12 का 12,60,000 रुपए, और मेरी SDV सर 18 लाख रुपए थी। सर यहाँ पे तो 50,000 से बहुत ज्यादा, यहाँ पे 56(2)(10) लग गया। बट अगर हम एक दूसरी कंडीशन लेके चले, लीजिए आपने कंसिडरेशन, किसी प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 10 लाख या 50,000, कितनी है सर, 10,30,000, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 10,30,000, सोच लीजिएगा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 10,30,000, या और भी हम ज्यादा लेंगे, रुक जो हम सर करोड़ों में आज बात करते हैं। अगर स्टैंप ड्यूटी किसी प्रॉपर्टी की है 10 करोड़ रुपए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 10 करोड़ रुपए, बट थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूं, यहाँ पे आइए, एज्यूम करिए किसी प्रॉपर्टी की SDV अगर है 11 करोड़ रुपए, ठीक है, या 10 करोड़ ही हमने बोला था, ठीक है 10 करोड़ रुपए,
और आपने इसका कंसिडरेशन कितना पे किया है सर 10 करोड़ पे कर दिया, तब तो कोई बात नहीं, नो गिफ्ट। दूसरी बात सर, अगर हमने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे किया है और हमने मान लीजिए 9 करोड़ रुपए कंसिडरेशन पे किया है तो क्या होगा, तो ये होगा कंसिडरेशन का 105% कितना आता है सर, 9 करोड़ का 105% सर आता है 9.45 करोड़। और सर ये 10 करोड़ है सर, ये अगेन 50,000 से ज़्यादा हो गया, मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा। बट एक कंडीशन, अब मेरी बात सुनिएगा, लास्ट आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, इसी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, देखते रहिएगा, ये अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। ये प्रॉपर्टी मान लीजिए आपने इस प्रॉपर्टी परचेज की है सर 1,02,000 रुपये में, या 10,20,000 रुपये में बोल रहा हूँ, कितने में, 10,20,000 रुपये में, और इसका SDV था सर 10,50,000 रुपये। SDV कितना था, 10,50,000 रुपये। ठीक है सर, ये लाइन भी हमें समझ में आ गई। या फिर अगर हम इसको लाख में ना लें, आप समझिए इसको, इसकी SDV जो है, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं करोड़ में लेके जा रहा हूँ। अगर आप समझे कि ये जो है ना, ये मैंने खरीदा था 1 करोड़ रुपए में और इसकी SDV थी 1 करोड़ 1 लाख रुपए, 1.01 लैक्स, ठीक है 1 करोड़ 1 लाख रुपए सर इसकी SDV थी। तो हुआ क्या, आपने प्रॉपर्टी कितने में खरीदी सर, 1 करोड़ रुपए में, और इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर, 1 करोड़ 1 लाख रुपए। मतलब सर 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, सस्ता है, मतलब सर 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस हो गया सर, 50,000 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब सर 56,210 लग जाएगा, लेकिन नहीं, हमारा रूल क्या है, हमारा जो कंसिडरेशन प्राइस था, प्राइस कंसिडरेशन का 105% कितना सर, 1 करोड़ का 105% आता है सर 1 करोड़ 5 लाख रुपए, और सर मेरी SDV सर सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 1 लाख रुपए है। इवन दाउ दोनों का मेरे प्राइस का जो मैंने पे किया और SDV बीच का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, बट इसके 105% से कम है। इसका मतलब सर इन दोनों का अगर इसमें फॉल कर गया, SDV जो है कंसिडरेशन के 105% से कम निकली, तो यहाँ 56,210 नहीं आएगा। ये कैपिटल डी ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगेन, अगर SDV का 105% ये वैल्यू निकाल लो, और जो जिस अमाउंट पे कंसिडरेशन पे किए, कंसिडरेशन का प्राइस निकाल लो, अगर SDV का 105% और कंसिडरेशन में दोनों का डिफरेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तभी पहली बात तो लगेगा। लेकिन सर मैंने भले ही मेरा कंसिडरेशन SDV का 105%, कंसिडरेशन 5% है, मेरे कंसिडरेशन का 105% सर निकाल लीजिए और मेरी SDV निकाल लीजिए, दोनों में अगर डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा तो ही टैक्सेबल लगेगा। लेकिन सर कंसिडरेशन और मतलब यहाँ पे क्या हो गया था, मेरे कंसिडरेशन का 105% और मेरी SDV दोनों के बीच का डिफरेंस ही सर 5 लाख रुपए का था, तो सर हमको 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब किसी भी हाल में, अब इसके क्रक्स लाइन जिसपे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, किसी भी हाल में अगर मैंने जो कंसिडरेशन पे किया है, किसी भी हाल में मैंने जो कंसिडरेशन पे किया, उस कंसिडरेशन पे का 105% आता है। किसी भी हाल में सर मैंने जो कंसिडरेशन पे किया है, उस कंसिडरेशन का 105% जो आता है वो, और मेरी SDV जो, अगर मेरे कंसिडरेशन का 105% मेरी SDV से ज़्यादा निकल जाता है, मतलब यहाँ पे मेरा कंसिडरेशन था सर 1 करोड़ रुपए और मेरा SDV था 1 करोड़ 1 लाख रुपए, लेकिन मेरे कंसिडरेशन का 105% 1 करोड़ 5 लाख रुपए मेरी SDV से ज़्यादा हो जाता है, तो 56,210 में कोई भी गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। बस एक छोटी सी बात थी, क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है जो इतनी देर तक अभी तक समझाया, बस क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है। ओके सर, आप चाहो तो इस चीज़ को 2-3 बार और समझ लो, लिख लो कहीं पे भी। अब सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोलता है मिस्टर ए के बारे में, अ डीलर इन शेयर्स रिसीव द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 फ्रॉम हिज फ्रेंड बी। कैश गिफ्ट किए हैं 75,000 रुपये का ऑन हिज एनिवर्सरी 15 अप्रैल 2019 सर, टैक्सेबल हो गया। कैश गिफ्ट आपको मिला है 50,000 रुपये से ज़्यादा है, टैक्सेबल हो गया। सर बुलियन प्रॉपर्टी की मीनिंग में आता है, बुलियन मतलब समझे सोने के बिस्किट दिया, फॉर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच वाज 60,000 ऑन हिज बर्थडे ऑन 19 जून 2019 सर, ये भी टैक्सेबल हो गया 56,210 में, बिकॉज आपको कब मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रही है आपको विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। कैश गिफ्ट आपको मिल गया आपकी एनिवर्सरी पे है सर, शादी पे नहीं है,
ठीक है। तीसरा, अ प्लॉट ऑफ लैंड फरीदाबाद ऑन 1 जुलाई 2019, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिल रही है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 5 लाख रुपए है, मतलब 50,000 रुपए से ज्यादा है, बाय मिस्टर बी आपको दे रहे हैं जिन्होंने परचेज अप्रैल में की थी। इससे कोई मतलब नहीं, आपको विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्ड सुनिए, विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो टोटल अमाउंट आपका IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल अमाउंट आपका IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब IFOS में क्या क्या टैक्सेबल हुआ, IFOS में आपका टैक्स 70,000 रुपये, 60,000 रुपये और ये 5 लाख रुपए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, हम लोग क्वेश्चन आधा पढ़ने के बाद भी हम सॉल्व कर लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ अदर सोर्सेज, कैश गिफ्ट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ अंडर सेक्शन 56(2)(10) इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। 75,000 रुपए का कैश गिफ्ट खर्चा जो का मतलब टैक्सेशन हो गया। कहता है सिंस बुलियन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी देयरफॉर, ये सब लाइन आपको लिखनी प्रॉपर्टी की मीनिंग में आता है तो ही मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है सर। देयरफॉर व्हेन it is received without consideration the same is taxable since the aggregate value exceeds 50,000, तो 60,000 भी टैक्सेबल हो गया। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ फरीदाबाद रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10), 5 लाख रुपए सर ये भी टैक्सेबल हो गया है। आइए ये भी सर टैक्सेबल हो गया। अब सर कुछ बातें यहाँ पे करें। अब आप इस लाइन पे आइए, मिस्टर ए वाली। मिस्टर ए परचेज किए हैं हिज फ्रेंड मिस्टर सी से, हु इज ऑल्सो डीलर इन शेयर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। याद रखिएगा मिस्टर ए भी डीलर है और मिस्टर सी भी डीलर है, ठीक है, ऑफ 400 रुपये ईच। 19 जून 2019 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच वॉज 600 ईच। ऑन दैट डेट मिस्टर ए सोल्ड द शेयर्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन 23 जून 2009। भाई इनके बिजनेस के कोर्स में क्या हुआ है कि 400 रुपए के आपको कुछ शेयर ले ली हैं पर्सन से, जिस शेयर्स की कीमत 600 रुपए थी, ठीक है। तो सर IFOS में टैक्सेबल कर दो, नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, अगर ये कोई पर्सन है, ये काम करते हैं बिल्डिंग मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, अगेन सीमेंट का बिजनेस करते हैं, ठीक है। ये सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, ये 2020 आया, लॉकडाउन आ गया, सीमेंट बिजनेस में लॉस होने लगा तो ये बिजनेस बंद करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक मिस्टर बीरबल है, मिस्टर बीरबल, ये अकबर है और ये मिस्टर बीरबल है। मिस्टर बीरबल 2009 से सीमेंट का काम करते थे, 2020 आ चुका है, ये बहुत स्टेब्लिश्ड है सीमेंट के बिजनेस में, इसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं, इनको अपना बिजनेस नहीं बंद करना है। बट ये बंदा अपना बिजनेस बंद करना चाहता है अब तो। अब बट बहुत बड़ी दिक्कत है, इसके 2 सीमेंट्स के बैग पड़े हैं। अब इस 2000 सीमेंट को बैग को ये क्या करे, अपना बिजनेस बंद करना चाहता है क्योंकि इसके रेंटल बहुत लग रहे हैं, रेंट का खर्चा आ रहा है, रेंट का खर्चा आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है, इसको लॉस रहा है, बिजनेस बंद करना चाहता है। स्टॉक में 2000 सीमेंट पड़े हुए हैं। अब 2000 बैग्स सीमेंट का क्या करे सर? आज बैग्स की फेयर मार्केट वैल्यू पता है कितनी? 1000 रुपये है, 1000 रुपये है सर। लेकिन सीमेंट बैग, ये 200 बैग पड़े, परेशान है कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। अचानक से इस बंदे ने कम्युनिकेट किया, ये बंदा गया कि हम क्या करें बताओ, ये बंदा कम्युनिकेट करके बताता तुम पर बैग अगर हमें 600 रुपये का बेच देते हो तो हम ले लेंगे। ओके सर, पर बैग 600 रुपये का मतलब 2000 बैग सर 600 रुपये में बेच देंगे ये, तो ये ले लेगा। अब इसको अपना बिजनेस बंद करना था, इसको अपना माल सल्टाना था, कहता है ठीक है ले लो। ये 2000 बैग्स 600 रुपये के हिसाब से आ गए इनके पास। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1000 रुपये। अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करें तो 50,000 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने ले ली है। 50,000 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने ले ली है। 50,000 रुपये से ज़्यादा का मतलब इनको बेनिफिट हो गया इसको लेने पे, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है। तो सर क्या इसको IFOS में टैक्सेबल कर दे? जी नहीं, यही मुझे समझाना था, ये नहीं होगा भाई साहब। जब ये लिए अपना परचेज, अब ये आगे मान लीजिए बिल्ड कर रहे हैं, सेल्स इनकी क्या आएगी, इनकी सेल क्या आएगी, इनका सेल प्राइस आएगा 1000। इनका बिजनेस था तो ये सेल कर रहे हैं, और परचेज, सेल्स लेस परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी आएगी इनकी? 600 रुपये। जितने रुपए में इन्होंने इस पर्सन से खरीदा था जो दुकान बंद कर रहा था, तो इनके PGBP में ऑटोमेटिकली 400 रुपए डिफरेंस का टैक्सेबल हो गया। जब PGBP में ऑटोमेटिकली 400 रुपए डिफरेंस का टैक्सेबल हो गया तो उसको 56(2)(10) में क्यों टैक्सेबल करेंगे सर? 56(2)(10) में नहीं टैक्सेबल करेंगे, वरना दो बार टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब सर 56(2)(10) में वो पैसा जाता है जो कहीं और टैक्सेबल ना हो रहा हो, क्योंकि ये तो IFOS की सेक्शन थी। अब अगर बिजनेस में इन्होंने स्टॉक सस्ता खरीद लिया, ये जो मिस्टर राजू थे, मिस्टर बीरबल थे, सॉरी, ये जो मिस्टर बीरबल थे, मिस्टर बीरबल ने अगर स्टॉक सस्ता खरीद लिया तो जब वो बेचेंगे तो डिफरेंस का अमाउंट, डिफरेंस प्रॉफिट तो इनके PGBP में टैक्सेबल हो ही रहा है। तो 56(2)(10) में जो कहीं नहीं आता है वो आता है IFOS में। IFOS की सेक्शन है 56(2)(10). इसका मतलब सर ये स्टॉक पे कमाने वाला पैसा 56(2)(10) में टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ सर, तो इसी तरीके से ये जो ट्रेडर है, मिस्टर ए भी ट्रेडर, मिस्टर बी भी ट्रेडर हैं, मिस्टर ए भी ट्रेडर है और मिस्टर सी भी ट्रेडर है, सॉरी।
अगर इन्होंने कोई स्टॉक सस्ता कर लिया, 600 की चीज 400 में खरीद ली, तो वो डिफरेंस का जब वो बेचेंगे, जब वो सोल्ड करेंगे, तो इनके पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। सर पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा तो आईएफओएस में तो कुछ नहीं होगा ना सर, तो यहाँ पे इसकी हम बात नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। फर्दर ऑन 19 Mr. A took possession of property building booked by him 2 years back of 20 lakh। 20 लाख की किसी प्रॉपर्टी का ये पोजीशन ले रहे हैं। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1 नवंबर 2019 वाज 32 लाख। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या हुआ था, आज की डेट कितनी है, डेट बताया ये प्रीवियस 31 मार्च 2020 मानिए, 31 मार्च 2020, और आज के 2 साल पहले की बात करते हैं। इन्होंने कोई प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी थी, 1 साल 2 साल, चलो सर यहाँ पे आ जाओ, बुक किए थे और उसकी पोजीशन हम आज ले रहे हैं। आज हम इसकी पोजीशन लेने आ गए, इस प्रीवियस ईयर में हम इसकी पोजीशन लेने आ गए, ठीक है सर, पोजीशन लेने हम आ रहे हैं, ठीक है। और इस समय इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? इस समय सर इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 32 लाख रुपए है। बट जिस दिन हम बुक किए थे उस दिन सर, डेट ऑफ बुकिंग की डेट सर, इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 23 लाख रुपए थी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख रुपए थी, इतना बताया है, ठीक है सर। ही हैड पेड 1 लाख बाई अकाउंट पे चेक एज डाउन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। डाउन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ बुकिंग पे इन्होंने 1 लाख रुपए थ्रू द चेक पेमेंट किया है, थ्रू द चेक पेमेंट किया है। अगेन एक नया कंसेप्ट है सर। हाँ, अगर आप कोई इमूवेबल सर, अगर आप कोई, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, चलेगा अभी, चल गया। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली, ठीक है, हाँ सर इमूवेबल प्रॉपर्टी ले ली हमने, एंड आपको इतना पता होगा एसडीवी, और देखो अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाई की है, ठीक है, और ये होता क्या है, फ्लैट का सिस्टम होता है, फ्लैट्स है, ये फ्लैट पता चलेगा कि 5 साल में बन रहा है सर, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आपने ये वाला फ्लैट बुक किया है और ये वाला फ्लैट 5 साल में बनेगा। आपने 2005 में इसको बुक करा दिया सर, बुक करा दिया, तो जब आप लेने गए तो अब तक 2010 आ चुका था सर। अब इसकी जो आपने बुक किया होगा तो 5 लाख रुपए की वैल्यू रही होगी, आज इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई है। अब आपके ऊपर एक अगेन 5610 का डर आ गया कि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है। तो सर अगर आप जब 2010 में जाएंगे तो आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। बट यहाँ पे एक रूल आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक रूल आता है, जिस दिन आपने बुक कराया था ना, जिस दिन आपने बुक कराया था, अगर उस दिन, जिस दिन आपने बुक कराया था उस दिन अगर आपने कोई पेमेंट किया है थ्रू अकाउंट अदर मोड कैश, सीधी सी बात है, मोड अदर देन कैश, कैश छोड़ के अगर किसी और मोड में अगर आपने पे किया है, तो जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था, या जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था, या दूसरे शब्दों में कहिए जिस दिन आपने बुक कराया था, हम एसडीवी उस दिन की लेंगे, हम एसडीवी उस दिन की लेंगे, मतलब 2005 की एसडीवी लेंगे हम आपसे। हम कब की एसडीवी लेंगे? 2005 की लेंगे, 2010 की नहीं लेंगे। जब आप एक्वायर्ड कर रहे हो प्रॉपर्टी तब की एसडीवी नहीं लेंगे, जब आप बुक कर रहे हो एसडीवी, जब आप बुक कर रहे हो प्रॉपर्टी तब की एसडीवी लेंगे। अगर आपने कोई भी अमाउंट, 1 रुपया भी अगर आपने थ्रू द अकाउंट पे चेक दे दिया था एग्रीमेंट की डेट पे बुकिंग कराते समय, ठीक है, ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इन्होंने अकाउंट पे चेक के थ्रू ही दिया था ना 1 लाख रुपए, तो एसडीवी किस दिन की ले लेंगे? 1 नवंबर 2019 की एसडीवी हम ले लेंगे, और 1 नवंबर 2019 की डेट ऑफ बुकिंग की एसडीवी नहीं है, डेट ऑफ बुकिंग की एसडीवी 23 लाख रुपए आ रही है। मतलब सर जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो 23 लाख रुपए की बुकिंग की आ रही है, ठीक है। बट सर हम प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए में खरीदे हैं सर, प्रॉपर्टी हम 20 लाख रुपए में खरीदे हैं, 23 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हम 20 लाख में खरीदे हैं। मतलब अगर हमने कोई प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में खरीदी है तो 56(2)10 जाता है। कई बार बताया तभी आपको, जस्ट पुराने चार्ट में फिर से देखिए 56(2)10 जाता है। अगर किसी प्रॉपर्टी को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में खरीदा है, 3 लाख रुपए कम में खरीदे हैं तो 56(2)10 लग जाएगा। लेकिन सर वहां पे एक और था, अगर मेरे कंसिडरेशन का 105% निकालते हैं सर, कंसिडरेशन मैंने कहा 20 लाख का, 20 लाख का 105% आता है सर 21 लाख रुपए। सर क्या 21 लाख रुपए मेरी एसडीवी वैल्यू से कम है या ज्यादा है? सर 21 लाख रुपए कम है एसडीवी से, मतलब मेरी एसडीवी ज्यादा है। अगर मेरी एसडीवी मेरे कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा हो जाती है, एसडीवी ज्यादा हो जाती है तो 56(2)10 लग जाता है। मेरे कंसिडरेशन का 105% 21 लाख आ रहा है और मेरी एसडीवी 23 लाख आ रही है, मेरे कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा हो गया एसडीवी, मतलब 56(2)10 लग जाएगा। बट किस अमाउंट के लिए लगेगा सर? 3 लाख रुपए के लिए 56(2)10 लग जाएगा। यहाँ पे ये समझाना था, आप गलती से 32 लाख मत लेगा। अगर आपने ये डाउन पेमेंट जो की थी ना, अगर ये कैश में कर दी होती तो आपको 32 लाख लेना पड़ जाता। बट चेक से की है इसलिए ऑथेंटिक है, इसलिए आपको डाउन पेमेंट आपके लिए एसडीवी 23 लाख रुपए आएगी और आपको 56(2)10 में सिर्फ और सिर्फ कितना टैक्स भरना पड़ेगा? कितना टैक्स भरना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, 3 लाख रुपए।
डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 30 लाख ऑन द बुकिंग एंड एक्चुअल कंसिडरेशन 20 लाख पेड इन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)10 says the difference exceeds 1 lakh, मतलब एक्सीड कर गया being the higher of 50,000 and 5% of consideration, मतलब डिफरेंस है ना 1 लाख रुपए। ये डिफरेंस पे हम दो चीज देखते हैं। अगर ये डिफरेंस 5% ऑफ कंसिडरेशन देखते हैं हम यहाँ पे 5% ऑफ कंसिडरेशन कितना आता है 1 लाख रुपए ये और 50,000 रुपए ये विच एवर इज हायर। तो सर डिफरेंस दोनों का मेरा कितना है 3 लाख रुपए डिफरेंस है। डिफरेंस सर मेरा 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए विच एवर इज हायर की हमको एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है, मतलब 1 लाख रुपए से भी सर मेरा डिफरेंस ज्यादा कर गया ना 56(2)10 में सर टैक्स हो जाएगा। ठीक है ठीक है। और ये वाली लाइन वो स्टॉक वाली लाइन लिखी है कि डिफरेंस 2 लाख का जो हमने डीलर थे और शेयर्स की बात की तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। अब ऑन 1 अप्रैल 2020 ही सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फरीदाबाद 7 लाख रुपए में। कंप्यूट इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ IFOS जो हम कर लिए एंड कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट 2021। सर कैपिटल गेन कहां से आ गया? सर कैपिटल यहां से आ गया, याद करिए फरीदाबाद की इनकी जो प्रॉपर्टी थी ये फरीदाबाद वाली प्रॉपर्टी जो इनको गिफ्ट में 20 से ये 5 लाख रुपए कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की। तो सर 5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की जो फरीदाबाद वाली प्रॉपर्टी इनको इनके दोस्त से गिफ्ट में मिली थी, इस पे इन्होंने IFOS में टैक्स भर दिया 5 लाख रुपए पे। और अगर इन्होंने IFOS में 5 लाख रुपए पे टैक्स मिल गया भर दिया तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस प्रॉपर्टी की वो बन जाती है जो इन्होंने IFOS में भर दी होती है। 5 लाख रुपए इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। मतलब सर जो ए क्या आएगा? सेल्स कंसिडरेशन तो 7 लाख रुपए में इन्होंने बेचा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डीम्ड टू बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो डीमिंग सेक्शन है ये, जिस ड्यूटी वैल्यू चार्ज टू टैक्स अंडर सेक्शन 56(2)10 56(2)10 में जिस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे इन्होंने टैक्स भर दिया है उस वैल्यू को इनकी डीम्ड टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना दी जाएगी। तो डीम्ड टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेल्स वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिडक्ट हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। सर शॉर्ट टर्म कहां से आया? क्योंकि इन्होंने ये बेच कब दिया है? मार्च 2000 में, और इनको मिला कब था? अप्रैल 2009 में। 2 साल से पहले पहले इन्होंने बेच दिया। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 2 साल मिलता है, तो 2 साल के पहले पहले उन्होंने बेच दिया, इसलिए ये शॉर्ट टर्म एसेट थी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। द रिजल्टेंट कैपिटल गेन विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिंस द कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। मतलब सर जब होल्डिंग कंसिडर होगा, ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से इनके हाथ में गिफ्ट आया तब से कंसिडर होगा, मतलब अप्रैल 2009 से, सॉरी अप्रैल 2009 कहना है, मतलब जुलाई 2019 से, जुलाई 2019 से कंसीडर किया जाएगा। जुलाई से मार्च 2020 तक के बीच का शॉर्ट टर्म कैपिटल गिरा है, 2 साल से ज्यादा यहाँ पे टैक्स लग गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।